अपना ने कर लेदा इन्हें इत्थे उत्थों आई भी जाना हुआ है। We are live now. So, नमस्ते और पूरी वेरी वॉइस ऑफ नाइस डोगरास की टीम की तरफ से नाइस। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको हम स्वागत करते हैं और जो बाद में भी ये सेशन देखेंगे उन सबका वेलकम है हमारी टीम की तरफ से। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और उनकी इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं जल्दी से आज श्रद्धांजलि भी देना चाहूंगी जो परिहार ब्रदर्स की आज मार्टरडम डे जो कहा जाता है 2 साल पहले उनकी बहुत ही निर्मम हत्या कर दी गई थी किश्तवाड़ में, तो उनको भी हम याद करते हैं और हमारी आशा है कि एक मेमोरियल ऐसे सभी जो नेशनलिस्ट वॉइसेस हैं जिनको ब्रूटली मारा गया इस किश्तवाड़ डोडा बेल्ट में, उनके और जो सिविलियन पॉपुलेशंस कई मैसेकर्स हुए उसमें जो खत्म हुई जिनकी जाने गई, उनके लिए अगर एक मेमोरियल बने तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा हमारी वॉइस ऑफ डोगरास की टीम सोचती है और आज उनको नमस्कार करती है। तो आज मैं अपने गेस्ट को आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जम्मू कश्मीर में इनको सभी जानते हैं, जम्मू रीजन के खासकर ये चहेता हैं और वॉइस ऑफ डोगरास की टीम के लिए ये बहुत स्पेशल है क्योंकि जब 5-6 साल पहले वॉइस ऑफ डोगरास की जो एक आइडिया जो आइडिएशन थी उसको थोड़ा प्रैक्टिकल किया, तो ये जो हमारे गेस्ट हैं इनका हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा, इनका हमको प्यार रहा, आशीर्वाद रहा। पर्सनली मेरे लिए ये फादर फिगर है। आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी और ये अति विशिष्ट सेवा मेडल से इनको पुरस्कृत किया गया है और वेटरन होने के साथ साथ ये एक्स एमएलसी भी रहे हैं और इस वक्त वो प्रेसिडेंट हैं एक्स सर्विसमैन लीग जो जम्मू कश्मीर की है उसके। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है क्योंकि इस उम्र में भी ही इज 90+। ये हमसे भी ज्यादा स्फूर्ति रखते हैं, हमसे भी ज्यादा एनर्जी रखते हैं और इनसे बेहतर कोई नहीं है। डोगरा हिस्ट्री की जो रिपोजिटरी बोलते हैं, एक ट्रेजर हाउस है। जो भी हम डोगरा हिस्ट्री में स्पेशली जो हमारे 100 साल का डोगरा राज रहा और उसके बाद जो 1947 के जो इवेंट्स रहे, सबसे ज्यादा उसकी जानकारी और विटनेस भी रहे हैं ऐसे माइलस्टोन्स के, उनको रहे। तो जमवाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। You have been a father figure to us and thank you so much for always inspiring us. So, थैंक यू। जी, सो सर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आज पूछूंगी। काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए भी हैं जब सबको पता चला कि आज हमारी कॉन्वर्सेशन आपके साथ है। और जैसा हमने आपको पहले कहा, हमने और कोई पैनलिस्ट इनवाइट नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि आप खुद में आपसे इतनी बातें सुनने की कि we want to have one session only with you and then maybe have a panel discussion later in the future. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा क्योंकि हमारी यंग जनरेशन आपको सुन रही है, अगर हमें डिफाइन करना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस का मुद्दा रहा है, अगर कोई हमसे पूछता है कि डोगरा क्या है या डोगरा क्या होता है, जो कि एक नेशनल मेन स्ट्रीम में, मैं खुद बाहर रही हूँ, हमेशा ये सवाल आता है, या तो लोग हमें कश्मीरी समझते हैं या फिर हमारी भाषा मिलती जुलती है पंजाबी से तो पंजाबी समझते हैं। तो व्हाट और हु इज अ डोगरा? मनु, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जब आप ये मुझे जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ ही तकरीबन 4-5 साल पहले आपकी यहाँ मुलाकात हुई थी, तब हम वॉइस ऑफ डोगरा के बारे में सोच रहे थे क्या होगा, कैसे चलेगा। अभी वो 4-5 साल पीछे मैं देखता हूँ और जब आपके साथ लंदन में भी आके शेयर किया, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड वट एवर यू आर डूइंग इन लंदन ऑल्सो, इतनी दूर जा करके, और आपने बहुत काम किया है। मैं आपको भी और वॉइस ऑफ डोगरा सबको मुबारकबाद देता हूँ। बल्कि एक वहां भी यहाँ भी एक बड़ा अच्छा तालमेल है और बड़ी खुशी की ये बात है कि हमारा यूथ काफी जुड़ रहा है। पहले यूथ बिल्कुल ही नहीं जुड़ा हुआ था, उनको कुछ पता नहीं था। अब वो सवाल भी पूछते हैं, मेरे पास आते हैं कई दफा, अभी अलग भी पूछते रहते हैं। इसका मतलब है कुछ जागृति आई है, ये एक बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात ये है, डोगरा आपने सवाल, मेरे पास तो बहुत कुछ है। जो 22 अक्टूबर ये मनाया ना हमने, ब्लैक डे, इससे बहुत बातें निकली हैं और जम्मू में बहुत बातें निकली हैं और हाँ जी। काफी हमने बातचीत की है। अगर पहले मैं शुरू करता हूँ डोगरा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप भी डोगरा हैं, मैं भी डोगरा हूँ, तो हमारे फेस देख लें, डोगरा कैसे लगता है।
तो डोगरा ये फेस है। मैं फौजी हूँ, जनरल हूँ, और डोगरा सारे ही जनरल होते हैं, घर में भी डोगरा जनरल ही होता है। मुझे जब मैं जनरल जोरावर सिंह की तस्वीर बनवाने शोभा सिंह के पास गया, अंद्रेटा में रहते थे वो, तो मैंने कहा मुझे जनरल जोरावर सिंह की एक अच्छी पेंटिंग चाहिए रेजिमेंट के लिए। कोई अच्छी पेंटिंग नहीं है उनकी, कहीं कोई दीवार पर बनी थी, कहीं उधर उधर अच्छा कोई फेस नहीं था। तो सरदार शोभा सिंह बड़े काबिल आर्टिस्ट हुए हैं। बेस्ट सोनी मेवाल में उनसे खरीदी थी मैंने ही, ओरिजिनल डॉक्टर करण सिंह जी के लिए, और गुरु नानक के, और बड़े अच्छे बनाए हैं। तो उनसे अच्छा कोई नहीं था। तो मुझे कहते हैं कि फेस क्या है, क्या फेस लेके चलें, कोई कंफर्म्ड फेस है उस वक्त तक। अब ये 65 या 66 की बात है, तो फेस कोई क्लियर नहीं था। हालांकि मैंने एक बनवाई थी उनकी पेंटिंग दिल्ली में, तो मैंने कहा फेस क्या चाहिए, मैं भी डोगरा हूँ, बैठा हूँ आपके सामने, आप करो इमेजिन, पगड़ी लगा लेता हूँ मैं भी जैसी वो लगाते थे, तो सोचो डोगरा कैसे होता है। तो उसको पता नहीं, 1 साल लगा उसको, 1 साल के बाद बनाई। जो आपके सामने ये भी पड़ी है, ये सब उनकी बनाई हुई डोगरा, जनरल जोरावर की है। तो जोरावर एक मैं मिसाल समझता हूं। अगर कोई पूछे डोगरा कौन होता है, तो जोरावर का सोच लो, जो कुछ उसने किया वो एक डोगरा कर सकता है। और एंड में उनके साथ ये जनरल महाराजा गुलाब सिंह ने जो किया वो डोगरा है। क्या खासियतें थी, अगर उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करें जोरावर और महाराजा गुलाब सिंह के, और 100 साल के बाद देखें महाराजा हरि सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने जो किया इस रियासत के लिए। रियासत बनाई इन्होंने, बचाई इन्होंने, और इंडिया को सौंप दी ये डोगरों ने। 4 डोगरे अगर आप स्टडी करो तो आपको पता लग जाएगा डोगरा कैरेक्टर क्या है। तो मैं संक्षिप्त में ये कहूंगा कि डोगरा एक सोल्जर है, चाहे वो सिविल में है वो तब भी सोल्जर है। ये सदियों से वो सोल्जर है। वो अलेक्जेंडर की, जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था पोरस से, पोरस वजे डोगरा, तब से ये सारा बेल्ट ही डोगरा बेल्ट है। ये लहदा बात है कि वो सामने ज्यादा नहीं आता, और वही हमारा नुक्स है, कमजोरी भी हमारी यही है हमारे पास सब कुछ है, देश के लिए मर मिटेंगे हम। अभी हम ही जम्मू में ही हैं हिंदुस्तान के लिए। अगर हिंदुस्तान को तकलीफ होती है तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बर्दाश्त करते जाएंगे चाहे हमारे टुकड़े हो जाएं। ये डोगरा है। जम्मू हमने राज बनाया, हमारे गुलाब सिंह ने राज बनाया, किन तकलीफों में राज बनाया मैं थोड़ा आगे बाद में बताऊंगा। तो ये डोगरा स्टडी करना हो तो इनके जो काम हुए उनसे ही स्टडी हो रहा है डोगरा क्या है। वो हम जब बात करेंगे वो डोगरों की बात होनी है, अभी आज 1 घंटा उससे निकलेगा कि डोगरा ने क्या कमाल किया है, वो डोगरा ही कर सकता है। बट अगर ऐसे पूछे आप, जैसे डोगरा सिपाही है, तो मैं कहता हूँ इतना डोगरा सिपाही ऐसा है, कितनी से कितनी तकलीफ है वो बर्दाश्त कर लेता है, बोलता भी नहीं है। उसी से वो, उसकी गलतफहमी भी हो जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये ऐसा ही है, बोला बाला है। तो उसका हमें नुकसान है जो अभी जम्मू में हो रहा है, अभी भी हो रहा है हमें, क्योंकि हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान का नुकसान नहीं हो, कश्मीर का मसला हल हो जाए। हमें 73 साल हो गए हैं ये देखते देखते, मगर वो हल नहीं हुआ, वो खराब ही होता जा रहा है, और उससे हम भी तकलीफ में होते जा रहे हैं। हमने अंपायर बनाई थी, रियासत बना के गम इंडिया को दी, उन्होंने अभी हमें यूनियन टेरिटरी बना दी, हमारा छोटा सा टुकड़ा रह गए हम। अभी भी हम उनको सलाम ही कर रहे हैं, लेकिन अब हम सोचते हैं कि वक्त आ गया है कि अब इससे ज्यादा हमको तंग मत करो। अभी हमें वही रियासत दे दो जो हमने सबसे पहले 1834 हमारे गुलाब सिंह ने लद्दाख फतह करने से पहले जो रियासत बनाई थी, वही दे दो, वही रियासत बना दो। अगर तब हम, मुझे उम्मीद है कि हम इसको संभाल सकेंगे। तो ये है जनरली अबाउट दी डोगरास। एंड नाउ इफ यू वांट आई विल
tell you how this empire was made, how it was protected, and how we came to 1846. जी ये मैं जी बताऊं थोड़ा दिस वाज संक्षिप्त में? जी जी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिफोर यू टेल आई जस्ट वांट टू मेंशन, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमारे साथ काफी यूथ जुड़ते हैं, और उनके लिए खासकर आई थिंक आई नीड टू से कि ये सुनना इसलिए जरूरी है। ये ऐसी कोई पुरानी बात है, हिस्ट्री मुझे बोरिंग लगती है, ये वो बात नहीं है। अगर हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ से आए हैं, तो हमें आगे कहाँ जाना है इसकी भी खबर नहीं होती। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि डोगरा एम्पायर कैसे बना, क्या वो ग्लोरियस ईयर्स थे, और ज्योग्राफी क्या थी। जब हम डोगरा कहते हैं, वी समटाइम्स कंफ्यूज कि सिर्फ जम्मू और जम्मू डिस्ट्रिक्ट, एंड समहाउ ये बाहर एक कंफ्यूजन जाती है। तो सर प्लीज वी वुड लाइक टू हियर मोर डोगरा एम्पायर बिल्डिंग के बारे में। देखिए, आप अगर पीछे जाएं, जब हमने अलेक्जेंडर की बात की, तो उसके बाद मौर्य और उन दिनों अशोक, और वो एम्पायर जो हमारी इंडियन एम्पायर थी, वो आखिर चलती चलती मुगल एम्पायर पर रुकी जाकर के। इंडियन एम्पायर was टेकन ओवर बाय मुगल्स। मुगल एम्पायर को अगर किसी ने कोशिश की हिलाने की, तो मराठाज ने की। तो थोड़ी देर के लिए मराठा एम्पायर बनी रही थी, आ गई सामने, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और उन्होंने मुगलों को भी दबा लिया और उसके साथ मराठा एम्पायर भी खत्म कर दी। जब ये दोनों अंपायर खत्म हो रही थी, तो एक और अंपायर उठी, वो थी महाराजा रंजीत सिंह की, पंजाब की अंपायर उठी। उन्होंने उठने दी, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह बहुत काबिल एक रूलर हुए, और उन्होंने वो इलाके पकड़े जहां से सारे खतरे इंडिया को आते थे, और उन इलाकों के ऊपर कब्जा करके वहां अंपायर बनाए, वहां अफगानिस्तान तक और सब। लेकिन उनसे भी ये इलाका जो हिमालयन नॉर्थ ऑफ हिमालय था, वो उनसे भी रह गया था। और जब उन्होंने अंपायर बनाई, तो उनके साथ उनको मिल गए 3 डोगरा ब्रदर्स, महाराजा गुलाब सिंह और उनके दोनों भाई। मैं तो ये समझता हूं कि शायद महाराजा रंजीत सिंह भी पंजाब की अंपायर, सिख अंपायर भी नहीं बना सकते इतनी आसानी से, अगर ये 3 भाई उनको नहीं मिले होते। इनका बहुत योगदान है सिख अंपायर बनाने में। लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह हटे, तो सिख जो पहले करते थे वही उन्होंने करना शुरू कर दिया, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। और सिख अंपायर, अंग्रेज समझ गए कि अब इनके पास कोई आदमी नहीं है जो इस अंपायर को बचा सकता है, तो उन्होंने सिख अंपायर को पकड़ लिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया। लेकिन महाराज गुलाब सिंह इतने काबिल थे कि उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के साथ रहते अंग्रेजों को स्टडी किया, दोनों को देख के वो जगह ली जो कोई नहीं गया हुआ था, और इतनी मुश्किल जगह थी। कभी भी कोई इंडिया का लद्दाख में कभी नहीं किसी ने कैप्चर किया था। वो महाराजा गुलाब सिंह ने जनरल जोरावर सिंह को तैयार किया। और उस वक्त सिख राज था कश्मीर में, वो कश्मीर से नहीं गए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये उन्होंने ही करवाया। अगर वो करवाते तो कश्मीर वाज द बेस्ट प्लेस टू गो, उधर से ही जाना चाहिए था, रास्ते भी थे। तो उनको क्या जरूरत थी, वो उमासीला 1500-1600 फुट वहां से गए। ये प्योरली डोगरा का एफर्ट था, हमारा गुलाब सिंह का एफर्ट था। जनरल जोरावर सिंह जैसा वो बहादुर डोगरा जनरल उनको मिल गया, लद्दाख फतह कर लिया। लद्दाख से फिर आखिर वो चलते चलते वहां तिब्बत में भी पहुंच गए। तो अल्टीमेटली 1842 में जाके, 1841 में तो वो बदकिस्मती से जोरावर मारे गए उस लड़ाई में, लेकिन वो अपना नाम छोड़ गए। आई थिंक ड्रॉप हो गए जमाल सर। आई विल क्विकली चेक कि उनके कनेक्शन का शायद कुछ दिक्कत आई है।
थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। जस्ट चेकिंग विद जम्वाल सर की क्या हुआ। आई थिंक उनके कनेक्शन में कुछ। जम्मू का इंटरनेट, जैसा मुझे अभी किसी ने मैसेज भेजा, जमवाल सर हमारे साथ थे लेकिन उनका इंटरनेट शायद ड्रॉप हुआ। हमें देर भी इसलिए हुई, उनका कुछ कनेक्शन ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही थी। आई रियली होप, सिंसियरली होप कि वो ज्वाइन बैक करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है उनसे सुनने के लिए। बहुत अच्छे से वो अभी डोगरा हिस्ट्री हमें बता रहे थे। अभी पंजाब हमने देखा कि कैसे पंजाब और सिख एम्पायर के साथ मिलकर महाराजा गुलाब सिंह और उनके भाइयों ने इस तरह सिख एम्पायर को भी बिल्ड करने में मदद की थी। और कैसे वो जम्मू आया, भी यही बात हम मेजर जम्वाल से सुन रहे थे एंड उनका इंटरनेट ड्रॉप हो गया। आई एम जस्ट चेकिंग, प्लीज हैव पेशेंस विद अस। हम 5 मिनट और वेट करते हैं जमाल सर के लिए। अगर वो 5 मिनट में नहीं ज्वाइन कर पाए तो वी विल हैव टू, आई थिंक, रीस्केड्यूल द सेशन, या थोड़ी देर बाद करना पड़ेगा। तब तक आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि आज 1 नवंबर है, तो अभी जिस हिस्टोरिकल कैरेक्टर की और जो डोगरा कैरेक्टर की जवाल सर बात कर रहे थे कि वो सैनिक होते हैं, और यहाँ तक कि सिविलियन पॉपुलेशन भी, यार जो डोगरा होता है, जो सिविलियन है, वो भी एक सैनिक ही होता है। वो शायद आज जिनका मार्टरडम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या मार्क कर रहे हैं, परिहार ब्रदर्स का, उनका जो सैक्रिफाइस है वो ये दर्शाता है। और साथ ही साथ 1947 1 नवंबर, ये एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज के दिन ही ब्रिगेडियर घनसारा सिंह, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के आखिरी डोगरा गवर्नर थे, उन्होंने सरेंडर किया था और गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे हाथों से निकल गया था। जब मैं सरेंडर कहती हूँ तो वो ऐसा सरेंडर नहीं था कि वो डर गए या वो भाग गए, पर उनको ट्रेटर्स जो थे, ब्रिटिश जो थे, उन्होंने बहुत बड़ी ट्रेचरी की थी। और काफी वहां जो लोकल पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तानी फोर्सेस जो थी वो ब्रिटिश के साथ जुड़ गई थी। और उन्होंने ऐसी धमकी ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जी को, कि जितने नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, जितने भी सिख और हिंदू गिलगिट बाल्टिस्तान में रह रहे हैं, उनको मार दिया जाएगा। इसीलिए उनको वहां उस दिन सरेंडर करना पड़ा था और इम्प्रिजन कर लिया गया था। 1 मिनट, मुझे फोन आ रहा है जवाल सर से, लेट मी जस्ट चेक। सॉरी, जमाल सर के घर से फोन आया, उन्होंने वो ट्राई कर रहे हैं दोबारा। उनका वाईफाई इशू है, तो एज आई सेड कि अगर 5 मिनट, 3-4 मिनट और हम देखेंगे। अगर उनका नहीं लगता है तो वी विल प्रोबेबली रीस्केड्यूल। आपका भी इतना टाइम लेने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। एंड एज आई सेड, आई वाज टॉकिंग अबाउट ब्रिगेडियर घनसारा सिंह की आज के दिन 1 नवंबर 1947 उनको सरेंडर करना पड़ा था, क्योंकि उनको ये थ्रेट दिया गया था कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो जितने ही मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन है उनको मार दिया जाएगा। जमवाल सर, कैन यू हियर मी?
Oh yes, हाँ absolutely. जी, thank you. Glad to have you back. I don't. क्योंकि This to is hold the this fort, is this is in your Jammu. absence is impossible. क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई और कर नहीं सकता. So please continue. Yes, Wi-Fi issues, I'm sure. This is Jammu, Dogra's Jammu. These are our problems. अभी अभी तो यहाँ वो पता नहीं 2G2 ही चल रही है, पर मैं थोड़ी बेटर लगवाई हुई है. हाँ, तो ऐसे अगर चशूल नहीं होता तो वो जो अंपायर हमारी बनी वो अंपायर नहीं बनती, डोगरा अंपायर. और 15 अगस्त को जैसे पता सब अंपायर खत्म हो गई, मगर हमारी अंपायर 15 अगस्त को भी कायम थी, वो रही 22 अक्टूबर तक. या 26 अक्टूबर जब विलय हुआ तब तक डोगरा अंपायर थी हमारी. अच्छा, अब इसको क्या हुआ, जब 1846 आया तो कश्मीर भी उन्होंने समझा कि डोगरों के पास सेफ है. क्यों दी अंग्रेजों ने, क्यों दी? अंग्रेज थे, देवर ट्रेडर्स, उनको तो हिसाब किताब रखना होता था. उनका 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया था शायद, उसमें सिख वार में लॉस हुआ, तो उन्होंने कहा हमें 1 लाख इंडेमनिटी दे दो. सिखों के पास तो थी नहीं बेचारों के पास. तो महाराजा गुलाब सिंह ने कहा मेरे पास भी इतना पैसा तो नहीं है, पर कोशिश कर सकता हूँ 75 लाख तक खरीद सकता हूँ कश्मीर. और उन्होंने फिर 25 लाख में कुछ वो सिप्ती लाहौल वगैरह रख लिए और हमारे बाकी दे दी, कश्मीर दे दी. और उसमें उन्होंने वो 3 साल लगे रहे. और ये भी याद रखना, डोगरा पैसा बड़ा संभाल के रखता है. महाराजा गुलाब सिंह ने 1-1 रुपया, वो कहता था 1 रुपये का इंसाफ दूंगा, तो लोग इंसाफ कई दफा कहते हैं कि वो पकड़े रखा उसने भी, छोड़ा नहीं रुपया. और 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सुनने के बाद वो इंसाफ दे के 1 रुपया, जैसे 1-1 रुपया सारी उम्र का इकट्ठा किया हुआ उसने सारा वो दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को. तो आप देखो वो बहुत चालाक थे अंग्रेज लोग, हम सीधे थे. उन्होंने पैसा भी ले लिया और हुकूमत चाहे हमें दे दी, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल उनका ही रहा. और जब महाराज गुलाब सिंह चले गए तो रणवीर सिंह को तंग करना शुरू कर दिया, बहुत तंग किया उनको. लेकिन वो फिर भी काबिल महाराजा थे, वो बच गए. लेकिन जैसे महाराजा प्रताप सिंह आए तो उन्होंने रेजिडेंट डाल दिया, फिर वो रेजिडेंट के बाद उन्होंने अपना रीजेंट काउंसिल डाल दी. ये गड़बड़ है जी में. हाँ, तो अंग्रेज आप देखें हमेशा तंग ही हमको करते रहे डोगरास को. हालांकि हमने इतनी मुश्किल जगह पर और इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली जगह हमने मुल्क के हिफाजत के लिए स्ट्रेटेजिक जगह हमने बना के मुल्क को दी, पर अंग्रेज लोग उसकी वो कदर नहीं करते थे. मुझे कुछ 1-2 बातें याद हैं सिर्फ डोगरा हमारी कंट्रीब्यूशन की, मैं बताना चाहूंगा कि कितनी मुश्किल से हमने इस रियासत को संभाला वो 100 साल. एक भूप सिंह की पड़ी बोलते हैं मिसाल है हमारी फौज में, कि वो जब गिलगित पर अटैक हुआ, वो हर साल अटैक करते रहते थे और हमारी 5 पलटनें उधर रहती थी, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा. लेकिन जब वो बूंजी में हमारी एक 1200 की एक पलटन थी भूप सिंह के नीचे, वो जब उनकी मदद के लिए गए तो रास्ते में सिंध के पास एक बड़ा जगह थी, उसमें वो बड़ी तंग सी, उन्होंने रात को सारे मार दिए, 1200 के 1200 शायद मार दिए. और एक औरत बची, वो गोरखा थी, वो उन दिनों गोरखा औरतें भी साथ जाती थी. उसने छलांग लगा दी दरिया में, किस तरह से निकल के जाके बताया कि आपकी सारी फौज खत्म हो गई. ये वही कौन सा कहीं ईयर था सर? कौन सा ईयर? ये था तकरीबन 1865-66 के, नहीं 1856 था जी. 1852 था. अंदाजा करो कि तकरीबन वो फोर्स ही खत्म हो गई.
और फिर महाराजा प्रताप सिंह को बहुत तंग किया। ऐसा वक्त भी आया फिर उन्होंने इंपीरियल सर्विस फोर्स बना दी गिलगित में, और हमें 5 पलटने हमारी, फर्स्ट रघु प्रताप, सेकंड बॉडीगार्ड, थर्ड थी, फोर्थ उसको फतेह शिव जी बोलते थे, फिफ्थ एक थी सूरज गोरखा। तो ये 5 पलटने और आर्टिलरी गिलगित में अंग्रेजों के वास्ते, पूरी रशिया की जो 10-12 रियासतें थी उनको कंट्रोल करने के लिए इंपीरियल सर्विस, खर्च सारा हमने देना। और जब संभाले रखा ये, वहां भी एक चित्राल की लड़ाई बड़ी खतरनाक हुई, इंपीरियल सर्विस ने की, और जनरल बाज सिंह, हम यहाँ के बड़े मशहूर जनरल हुए हैं जिन्होंने ये अजायब घर भी बनाया था प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए, रघु प्रताप के पलटन के सीईओ थे, और उस वक्त जनरल थे वो कहीं स्कर्दू में थे, और उनको पता लगा उनकी पलटन जा रही है चित्राल, वो अपना जॉब वहां छोड़ के पलटन के साथ चले गए। और वहां जब अटैक हुआ तो एक अंग्रेज ने बोल दिया कि आप क्या कर लेंगे। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ क्या कर लेंगे। वो जब उनके बाहर निकल के किले से हमला कर दिया, अनफॉर्चुनेटली गोली लगी, मर गए वहीं पर ही। तो उनका कोई काम नहीं था, पर ये डोगरा कि मेरी पलटन जा रही है, 200 मील उनको चल के गिलगित गए पलटन के पास, फिर 200 मील पलटन के साथ चित्राल गए, और चित्राल बचा लिया उनकी मदद से। उनकी जब उनके फोर्सेस ने देखा कि जनरल हमारे साथ आ गया है, उसका काम तो कोई नहीं था, पर सिर्फ ये है एक डोगरा जनरल चित्रा। अभी भी हम उनको बड़ी बारें, हम डोगरा बारें उनके ऊपर बनी हुई हम गाते हैं। अगर हमको पता भी लगता था बचपन में कि डोगरा फोर्सेस क्या है, तो चित्राल की मिसालें दी जाती थी, तो गाने गाते थे, चढ़े टक चढ़ो छपो छप चढ़े जनरल, बड़ी अजबी, वो बड़ी अच्छी गाते लोग। तो मेरा मतलब इस तरीके करने ये 100 साल वो संभाली, और 100 साल जो 2 वर्ल्ड वार 2 लड़ियां, और ਉਹਦੇ तुम्हें पता है कितनी कंट्रीब्यूशन सेकंड जैक थर्ड जैक वगैरह दी। हिंदी। हाँ, तो आई थिंक आई स्विच्ड ओवर टू डोगरी It bit. was nice, sir. You can remind me sometimes, I do switch over to the जी जी Dogri कोई because नहीं। there is a good response of the Dogri, and they have been asking me to speak in as much in Dogri as possible. तो अच्छा जी है, जी चलो डोगरी का भी पता लग जाएगा। तो इस जी तरीके से ये 1947 तक, और 2 यहाँ पर एंड्रयू आपके पास रहता है लंदन में, उसने किताब लिखी है, क्या कमाल का उसने वो करके खोज करके हमारी सेकंड और थर्ड जैक की कितनी कुर्बानी दी है उन्होंने। आप देखो उसमें वो बताते हैं कि 2 पलटन, एक पलटन थी उसमें 1200 आदमी गए, उसमें कुल 200 आदमी आए, और 200 में सिर्फ 20 आदमी फिटे, तो 1200 में से 1180 खत्म ही हो गए लड़ाई में। ये कुर्बानियां हमारी वर्ल्ड वार 2 में, और कोई अफ्रीका में जाके मरे वो। तो ये डोगरा क्या इतिहास है वर्ल्ड वार 2 खत्म होने तक, और 3-4 पलटने वहां बाहर गई थी। ये 4 जैक जो मुजफ्फराबाद में उन्होंने लगाई, वो भी बेस्ट बटालियन थी, जापानीज को मार के 5 मिलिट्री क्रॉस जीत के आई थी। और मेरी अपनी पलटन ज्वाइन करने से 9 जैक, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थी, वो भी श्रीनगर में रखी थी रिजर्व, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से उसको वहां से पुंछ ले गए, ताकि कोई पलटन पीछे नहीं रहे, और जो प्लान अंग्रेजों ने बनाया होता वो कामयाब हो। तो ये डोगरा की कहानी है, जिस तरह से डोगरा ने एम्पायर बनाई। और ये नॉर्दर्न फ्रंटियर्स जो कोई नहीं कहीं गया था, ये आप याद रखे, हिंदुस्तान का कोई भी इससे पहले जनरल, कोई महाराजा राजा उस तरफ हिमालय के क्रॉस आके किसी ने अंपायर रियासत नहीं बनाई थी, वो सिर्फ डोगरों ने बनाई, ओनली डोगरास एंड डोगरास। ये छोटी बात नहीं है, क्या कैपेबिलिटी थी उनकी, और वो 100 साल रखी, संभाल के रखी।
जब तक पार्टीशन नहीं हुई, अंग्रेज लोगों ने बदमाशी नहीं की, वो हमने ठीक वो अंपायर हमने संभाली थी। हम किस किस्म के लोग थे? वो प्योरली डोगरा फोर्सेस थे, उसमें गुरखा थोड़े थे, बाकी सब प्योर डोगरा थे। ये हमारी डोगरों की काबिलियत है, बताती है। अभी 1846 से 1947 हो गया, अभी आ गया 1947। अभी 47 में क्या हुआ? हमें जो कुछ बताया जाता है, या किताबों में भी लिखा है, वो मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, वो डोगरों की बात ही नहीं होती। वो बात होती है कश्मीर की। जब भी कोई बात करता है कश्मीर कश्मीर, हमला कहाँ हुआ? कश्मीर पर, जम्मू का नाम ही नहीं आता। और 22 अक्टूबर ही माना गया है कि उसी दिन हमला हुआ। वो तो ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल डी डे। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान हुआ था। वो क्यों हुआ वो भी आपको अभी तक मालूम हो गया है कि अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर हर हालत में पाकिस्तान के साथ जाए। और उनको ये मालूम हो गया था कि महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान में नहीं जाएगा। कैसे मालूम हुआ उनको, और ये कब से शुरू हुआ? ये बात शुरू होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। 1931 तक, फिर भी 30-31 तक इतनी छेड़छाड़ नहीं थी हमारे साथ। महाराज हरि सिंह अच्छा राज कर रहे थे। और उन्होंने क्यों की थी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आप सब हम जानते हैं, पर मैं अपने डोगरा व्यू से बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने सोचा महाराजा हरि सिंह को हम दबा के रखते हैं। उनके ऊपर पहले केस भी बनाया था एक, और वो सोचते थे महाराजा हरि सिंह विल बी ओब्लाइज्ड टू अस, और जो हम कहेंगे वो करेगा। वो प्रिंसेस के हेड बनाए और फिर उनको बुलाया, सिर्फ इसके लिए कि वो गांधी और नेहरू और जो लोग आजादी मांग रहे हैं उसको जवाब दें कि हम अभी तैयार नहीं है, अभी और 50 साल हमें दे दो, हम ताकि फिट हो जाएंगे आजादी के। ये बात थी। लेकिन उन्होंने उल्टा बोल दिया वहां। उन्होंने बोल दिया कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल एंड वी मस्ट गेट आजादी विद महात्मा गांधी। बस उसी दिन से महाराजा हरि सिंह दुश्मन हो गए। और उसके इमीडिएटली बाद 1931 का केस हो गया, 13 जुलाई का, जिसको वो, और देखो कश्मीरियों ने उसका छुट्टी बना दी बाद में जब शेख साहब आए तो 13 जुलाई मार्टियर्स बना दिए। और किसके खिलाफ? डोगरों के खिलाफ, महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। जलियांवाला बाग की भी छुट्टी नहीं कोई मनाता, 13 जुलाई की छुट्टी होना शुरू हो गई हमारी रियासत में। ये एक साफ मैसेज था कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे आजाद होने के बाद, या वो तो साफ हमें जाहिर, ये तभी तो ये हालत हुई हमारी रियासत की। तो 1931 से ये शुरू हो गया हमारे खिलाफ, और उन्होंने शेख अब्दुल्ला में उनको मिल गया कि वो हमारे हरि सिंह को गिराएगा। वो गिराते गिराते उसको इतना तेज कर दिया कि उसने बाद में हमें ही तकलीफ, सबको तकलीफ देना शुरू कर दी। तो इस तरीके से महाराजा हरि सिंह 1947 में जब रियासत मिलने की बारी आई तो उन्होंने सोचा, महाराज हरि सिंह को बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान के साथ मिल जाओ। जब उनको पता लगा कि नहीं मिलने वाले, तो माउंटबेटन खुद श्रीनगर आए, 3 दिन वहां रहे। उनके साथ जनरल इसमें भी थे, इसमें चर्चिल के स्टाफ अफसर भी रह चुके थे। और वो चर्चिल का थॉट ये था कि आजादी इंडिया को देनी नहीं है, अगर कभी देनी भी होगी तो ट्रंकेटेड देंगे, और वो एरिया रख लेंगे हम अपने पास जो रशिया के साथ मिलते हैं, क्योंकि रशिया वाज देयर बेसिक एनिमी। दुश्मन तो रशिया ही था इनका, रशिया के खिलाफ ही सब कुछ बनाते थे। तो
रशिया के खिलाफ ही उन्होंने 1935 में गिलगित अपने पास ले ली। उन्हें सोचा कि ये स्टेट वाले मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो 1935 में गिलगित रीजेंसी बना दी और 10-12 स्टेट्स छोटी छोटी पुण्याल, हुंजा, नगर, तत्रा, वो सब उसके नीचे रख के उनका खर्च भी जितना भी था वो भी स्टेट ही देती थी और गिलगित इनके पास चली गई। अभी रशिया तो दोस्त हो गया, 39 में लड़ाई नहीं हुई, वो एलाई बन गया, फिर भी गिलगित वापस नहीं की। अंग्रेज लोग बहुत दूर की सोचते हैं, 50 साल 100 साल ऐसा, तो उन्होंने कहा कि ये गिलगित अभी रखते हैं अपने पास, क्योंकि रशिया तो बाद में भी उनका दुश्मन, थर्ड वार के लिए भी वही होगा। तो उन्होंने वहां पर 600 बहुत अच्छे सोल्जर्स भर्ती किए हुए थे रशिया के खिलाफ। वो उन्होंने 45 लड़ाई खत्म हो गई, 45 से 47 तक 2 साल उनको तनख्वाहें भी दी, रखा वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्यों रखा किसी ने पूछा भी नहीं, और जब रखा हमें वापस नहीं दिया। एंड में जब देना देना था तो वो प्लान करके दिया कि अगर महाराज हरि सिंह इंडिया को एक्सीड कर जाता है तो तुम पाकिस्तान को एक्सीड कर देना, अगर वो एक्सीड नहीं करते तो तुम ऐसे ही रहना, बने रहना। ये मेजर ब्राउन अनफॉर्चुनेटली, उस वक्त जनरल स्कॉट थे हमारे चीफ ऑफ स्टाफ, वो गए टेक ओवर करने को गिलगित, विद ब्रिगेडियर गुलजारा सिंह को गवर्नर बनाया। तो 1 अगस्त को हैंड ओवर हुआ। तो स्कॉट ने ये रिकमेंड किया कि ये मेजर ब्राउन बहुत ट्रेंड है, काबल है, इस एरिया में सर्विस कर चुका है, पहले सारा इलाका बॉर्डर का देखा हुआ है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इमेजिन अगर चीफ ऑफ स्टाफ जिसने 12 साल सर्विस की थी और बहुत अच्छी सर्विस की थी और हमारी फोर्सेस बहुत अच्छी बनाई थी, वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस इन इंडिया, जे&के स्टेट फोर्सेस, तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत करो, इसको ही रहने दो, उसको उधर रखवा दिया। बट दैट वाज पार्ट ऑफ द गेम। वो वो ग्रेट गेम जो थी वो ये वही ग्रेट गेम की गेम ही चल रही थी, और उन्होंने रख दिया। महाराज साहब मान गए और वहां ये घनसारा सिंह जी चले गए और कुछ अपनी 6 जै की फोर्स भी थी उधर। जब वापस उधर से आ गए तो इतनी देर में आजादी 1 अगस्त को हुआ, 15 अगस्त को आजादी शुरू हो गई। जून में जब उन्होंने ये, उसके बाद ही हुआ सारा कुछ, और ये प्लान बना के रखा था। जून में जब महाराजा हरि सिंह को उन्होंने बोला कि तुम ज्वाइन कर जाओ, किसी को भी करो ज्वाइन, पर 14 अगस्त तक कर लो, पर पाकिस्तान को करोगे नो बडी विल माइंड इट। मतलब इट वॉज ए क्लियर इंडिकेशन कि आप पाकिस्तान को ही ज्वाइन करना चाहिए। जब उनको पता लगा कि वो नहीं करने वाले, तो उन्होंने अकल को बता दिया कि हरि सिंह विल नेवर ज्वाइन इंडिया, गो एंड डू वट एवर यू लाइक, कभी जो करना है करो। तो उन्होंने वो क्या किया, मेजरबी को अपना वो बता दिया कोडवर्ड गुलमर्ग, ऑपरेशन गुलमर्ग, उसकी तैयारी होना शुरू हो गई। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो 20 अगस्त को पूरा ऑपरेशन ऑर्डर गुलमर्ग वो ब्रिगेडियर मोरे के दफ्तर टॉप सीक्रेट फाइल में आ गया उनके पास। वो उधर थे नहीं, उनके ब्रिगेड मेजर थे, मेजर ओंकार सिंह कालकट। वो बाद में मेरे साथ स्टाफ कॉलेज में मानिक शाह जो कमांडेंट थे तो मेरे साथ थे, मिलते रहते थे। वो ज्यादा बात नहीं करते थे, पर कुछ थोड़ा से हमें बताते थे कि ऐसा हुआ था। पर हमें भी उस वक्त इतना पता नहीं था, क्योंकि किताबों में भी नहीं आया था। तो ये बातें किसी को पता ही नहीं था कि ये भी हुई थी जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये आर्मी में भी मेरे रिटायर होने तक 84 तक नहीं पता था कि ये बात भी हुई थी, जो अब सबको पता है। और 21 अक्टूबर के बाद तो काफी पता लगना शुरू हो गया, पर मुझे बहुत देर से पहले पता था। मुझे इंडिकेशन भी थी
ये 61 की इंडिकेशन थी कि कुछ हुआ था, और उन्होंने किताब लिखी है रिटायर होने के बाद, फार फ्लंग फ्रंटियर्स, उसमें ऑपरेशन गुलमर्ग एक एक लफ्ज लिखा हुआ है, और वही सारा कुछ लिखा हुआ जो उन्होंने 20 अगस्त को पढ़ा तो उनका रंग उठ गया। वो खुद तैयार थे दिल्ली को आने को, और जब उन्होंने ब्रिगेडियर को रिंग किया वो वहां नहीं था, वो आगे यूनिट में गया हुआ था कोई 20-25 मील। तो उनके मुर्रे ब्रिगेडियर ने कहा कि उनका अगर ये बात आपने मुंह से निकाली तो आप जिंदा इंडिया वापस नहीं जाओ। मैं आपको बताऊं कि ब्रिगेड मेजर और ब्रिगेड कमांडर का रिश्ता ऐसे होता है जैसे बाप बेटे का होता है, और वो अपने बेटे को ही कहता है कि तू जिंदा वापस नहीं जाएगा अगर तूने ये बात तो सुनाई किसी को। परेशान हो गया, सुनाना भी चाहता था, लेकिन उसने आते ही उसको हाउस अरेस्ट कर दिया, और उसको 2 महीने लगे वहां से निकलने को। और वहां की एक अलग कहानी है, वो भी थोड़ी सी आपको सुननी भी चाहिए। उसकी अपनी पलटन के 2 मुस्लिम ऑफिसर थे, उनसे उसने रिक्वेस्ट की कि मेरी वाइफ बच्चे इधर हैं, माँ बाप का पता नहीं कहाँ रिफ्यूजी हुए हैं, पाकिस्तान से कहाँ पहुंचे हैं, तो मुझे निकल आओ। तो उन्होंने रात को गाड़ी ले गए वहां 2 बजे रात के, खिड़की से उसकी गाड़ी में वो जंप मार के कहीं, और उसको गद्दे गुद्दे डाल के कहीं पहुंचाया, और वो उस तरीके से निकला। और बाद में हमने सुना वो दोनों अफसर पाकिस्तान ने शूट कर दिए, दोनों उसके मुस्लिम अफसर दोनों मार दिए, और वो बच के पहुंच गया अम्बाला। कहीं गाड़ी में बैठा, इसमें ट्रेन में, कोई मालगाड़ी में, दिल्ली पहुंचा 19 तारीख। वो डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह जी और कुलवंत सिंह और थापर, 2 आर्मी हेडक्वार्टर के ऑपरेशन एंड जनरल स्टाफ के, उन्होंने सारी बात बताई। तो उनका ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान आर्मी तो अभी ग्राउंड पर भी नहीं है, अभी तो जा रहे हैं ट्रेनों में, कहीं आ रहा है कोई जा रहा है। मैं क्या भाई ये पक्का ऑर्डर है, मैंने पढ़ा है, ये आपको बता रहा हूँ, 22 तारीख को हमला हो जाना है। कोई नहीं, बात उन्होंने मान ली। बल्कि हमने ये भी सुना कि उनमें से किसी ने रिंग किया रावलपिंडी कि तुम हम पर अटैक कर रहे हो, और उन्होंने हंस के बोला कि क्या मजाक करते हो। और शायद बात भी ठीक है, पाकिस्तान आर्मी को भी सबको पता नहीं था ये बात। मजरबी ने एक अपने हेडक्वार्टर में स्पेशल रूम वहां काम करता था, और जो अकबर खां उसके लिए एक स्पेशल दूर एक मकान लिया था, और वो सिविल कपड़े डाल के शाम के कार में वहां जाता था। तो इट वाज ऑल ब्रिटिश प्लान। उसके लिए क्या हुआ पहले, अभी इतना टाइम नहीं है, पर ये बात समझने वाली है कि ये सारा षड्यंत्र ब्रिटिश षड्यंत्र है। उन्होंने उधर भी कमांडर इन चीफ अंग्रेज, इंडिया में भी कमांडर इन चीफ अंग्रेज, दोनों का सुप्रीम कमांडर भी अंग्रेज, उनका माउंटबेटन गवर्नर जनरल भी अंग्रेज। वो सब ये जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे के ही उन्होंने जाना था, ये उनकी प्लान थी। चाहे हमको कुछ करते रहे, और इसमें नेहरू जी की भी मैं समझता हूँ गलतियां बहुत हो गई हैं, वो समझ ही नहीं सके इस बात को कि ये क्या कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगाओ कि वो पाकिस्तान जो बना ही नहीं था, था ही ना, 1/3 फौज जाके इकट्ठी की, उन्होंने इतने बड़े मुल्क पर हमला कर दिया, और 2/3 हमसे ज्यादा हमारे पास फोर्सेस थी। हमने सोचा भी नहीं था, क्या लीडरशिप हमारी हुई, और उसी वजह से हम मार खाते गए। और फिर महाराजा हरि सिंह की बात नहीं सुनी, उसकी फौज, उनकी फौजियों की कोई मदद नहीं की। जब उन्होंने मांगा, कर्नल भगवान सिंह भेजे कि हमें अम्यूनिशन नहीं रह रहा, हमें अम्यूनिशन दो, कुछ और गन्स भेजो, कुछ कोई बात ही नहीं करे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करो, वो भी नहीं करा। तो ऐसा लगता था कि कोई इंडिया की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं था जम्मू कश्मीर रियासत को साथ मिलाने में। ये हैरानगी की बात है कि ये रियासत बच कैसे गई, और इसका क्रेडिट तो मैं 2 को ही दूंगा, तीसरा बाद में
इंडियन आर्मी आती है, महाराजा हरि सिंह नंबर 1 एंड स्टेट फोर्सेस अंडर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। और ये लड़ाई इसलिए 15 अगस्त के बाद ही शुरू हो गई। आप सबको पता है, आपके गांव में भी हुआ है, याद है मरालिया में और कठुआ में और स्टेटगढ़ में 15 अगस्त से ही और सितंबर से तो बहुत इंटेंस कर दिए उन्होंने। आइडिया ये था कि जम्मू से लखनपुर से शुरू करके आस्ता आस्ता बिल्ड करते जाएं और सितंबर के एंड अक्टूबर के शुरू में पहुंचे हम पुंछ के एरिया में, बाग पलंदरी कोट, और फिर 22 अक्टूबर इसका क्लाइमेक्स होगा। जो डेट दी, ये बिफोर डी डे ऑपरेशन थे। 22 अक्टूबर के पहले ऑपरेशन जम्मू में थे, 22 के बाद जम्मू में भी रहने थे और कश्मीर पर अटैक था। और 31 के बाद गिलगित, डिपेंडिंग अपॉन कि महाराज ज्वाइन करते हैं इंडिया के साथ तब अटैक होगा, नहीं करते तो नहीं होगा। तो ये तीनों जगह, जम्मू, कश्मीर, गिलगित, तीनों के ऊपर, इनके दो के ऊपर ऑपरेशन गुलमर्ग चल रहा था। और उनका स्पेशल उसका कुछ खेल है, खेल एक कोड वर्ड दिया हुआ था उन्होंने, हाँ दत्ता खेल समथिंग, वो था गिलगित के लिए। तो ये पोजीशन थी, जिसलिए 22 अक्टूबर को हम मना रहे हैं ब्लैक डे। कि ये बातें जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये नहीं सुनाई जाती थी, ना कोई सुनता था, ना इनका पता था। जम्मू में भी देखो आप कि तकरीबन शायद 14-16 सितंबर को मीरपुर के पास पहला आदमी उन्होंने हमारा मारा, और 18 सितंबर को हमारे 24 थर्ड जैक के गोरखा 24 मार दिए। लेफ्टिनेंट ईश्वरी सिंह बुरी तरह से आंख भी निकल गई, मार के फेंक गए। 24 सितंबर, वो 22 अक्टूबर है, ये 24 सितंबर हुआ मीरपुर में। और जब वहां ये होने लगा तो जंगड़ ब्रिगेड था, जो हमारा ब्रिगेडियर वहां चतर सिंह थे, उनका नसरुल्ला एक ब्रिगेड मेजर था, ट्रूप्स थोड़े थे, अफसर नहीं था, उसने वॉलंटियर किया कि मैं जाता हूँ जहां हमारे ट्रूप्स को पाकिस्तानी आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रेगुलर भी तब तक आना शुरू हो गए थे। बिम्बर में अटैक किया हुआ था उन्होंने, मीरपुर, कोटली। तो ये कंपनी लेके गया मिक्स्ड, और जहां हमारे वो अटैक हो रहा था हमारे कुछ ट्रूप्स के ऊपर, उनको बचाया, और उसके बाद अपने सारे गोरखे मार दिए, और जो बच्चे खुच्चे मुस्लिम थे वो लेके वो गया दूसरे फोर्ट पर, वो जंगड़ के पास वो था थरोची फोर्ट। उसमें 2 प्लटून गोरखों की बैठी हुई थी और कुछ रिफ्यूजीज भी थे, 60 जवान थे, तकरीबन 50-60। लेफ्टिनेंट रघुवीर था, उनको बोला जाके कि आप फिक्र नहीं करो, हम आ गए हैं, आप रिलैक्स करो। जब रिलैक्स हुए उन्होंने कहा अच्छा बाहर आ जाओ, तो अब सिविल कपड़े डालो, गेम खेलते हैं। वो जब बाहर आए वो सारे के सारे मार दिए, खुद ही अपने ही आदमी मार दिए, एक गोरखा बचा। वो उधर मैंने आपको बताया गोरखा लेडी बची थी, 1200 मार दिए थे भूप सिंह की पड़ी में 1852 में। और आज 1947 में उस वक्त भी उन्होंने चतरालियों ने उन्होंने मारे थे, ये अपनी पलटन के ही नसरुल्ला ब्रिगेड मेजर थे। ऐसा ही बाद में रिपीट हुआ उसमें मुजफ्फराबाद में 22 को, ये हुआ 21 को, एक दिन पहले। तो पहले जम्मू में हुआ, और जम्मू की कोई बात ही नहीं करता, सुना ही नहीं किसी ने, आपने भी नहीं सुना होगा कि थरोची में 60 आदमी मार दिए थे। तो ये शुक्र है कि 21 अक्टूबर जो हमने 22 मनाया है, ये बातें याद आ रही हैं, हमने भी देखे, हमें में याद की, मैंने तो ये हिस्ट्री लिखी है, और ये मैंने लिखी थी 65 में। कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पढ़ता था, कोई सुनता ही नहीं था, सुनने को तैयार ही नहीं था। जब भी मैं कहीं बताता था इधर तो लोग छोड़ देते थे, घबरा जाते थे। क्यों? कि ये समझते हैं कि ये कहने से वो समझेंगे कि हिंदू मुस्लिम बात हो जाती है।
ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये हिस्ट्री की बात है, ये ऑपरेशन की बात है, ये एक मुल्क की सालमियत की बात है। अगर सीखे नहीं कुछ भी, इनसे अगर सीखा होता तो शायद इंदिरा गांधी का भी ऐसे असैसिनेशन नहीं होता। वो उन्होंने जब ब्लू स्टार के बाद हो गया तो उन्होंने दो सिख वहां पोस्ट हो गए उनके गार्ड के ऊपर, तो गार्ड कमांडर ने फाइल पर लिख के इंदिरा गांधी को भेजा कि इन अंडर दी सर्कमस्टांसेस दी टू हैव बीन पोस्टेड हियर, गलती से, तो इनको हम वापस कर दें। तो इंदिरा जी ने लिखा नो, एंड नेक्स्ट डे दीज टू असैसिनेटेड हर, किल्ड हर। लुक एट, ये हमने सीखा कुछ नहीं। मैं मुझे पता है, IMM आई वाज इंस्ट्रक्टर, हमने कभी ये सब्जेक्ट नहीं, स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ये कि इस सिचुएशन में कमांडर्स को क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ था, किन हालात में होता है ये, और इसमें कैसे सिचुएशन संभाली जाती है। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये 47 का भी शायद फिनिश तो नहीं हुआ पार्ट। इसमें ये है कि जब 22 तारीख को अटैक हुआ तो कहते हैं पहले दिन कर्नल नारायण सिंह थे, उनको बोला भी, ब्रिगेड कमांडर ने बोला, ब्रिगेड राजेंद्र सिंह ने भी रिंग किया, और पब्लिक के एक दिन पहले वहां लोग आए, उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं कि बहुत दुश्मन इकट्ठा हो रहा है और आज रात को हमला होना है। बल्कि कैप्टन एक खजान सिंह थे, वो ट्रेनिंग स्कूल से एक दिन पहले मेरे इंस्ट्रक्टर थे PT के, वो बदामी बाग में ही थे, उनको 2 दिन पहले भेजा था मुजफ्फराबाद में। मुझे मुझे याद है वो जिस दिन आए हैं, मुझे हमें मिले वो, और वो मुजफ्फराबाद के लोग भी बड़े घबराए थे। तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, वेपन भी नहीं है। तो कैप्टन खजान सिंह को ट्रेनिंग स्कूल से वो हथियार दे के 50-100 महाराजा साहब ने मुजफ्फराबाद भेजा। उन्होंने मुजफ्फराबाद में बांटे, और वो 21 तारीख कर्नल साहब को मिले शाम को, कर्नल नारायण सिंह को, कि मैंने वेपन दे दिए हैं, क्या हाल है उनके। बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्र नहीं। उन्होंने शायद ये भी कहा कि सुनते ये हैं, वो बता रहे होंगे ना जिनको वेपन दिए कि बहुत खतरा है जी, शायद आज रात को हमला भी सुन रहे हैं हम। तो उन्होंने भी बात की, उन्होंने मुझे भी बताया कि मैंने भी पूछा था कि ऐसा कहते हैं लोग कि हो सकता है हमला हो जाए। उन्होंने कहा इनके ऊपर मुझे विश्वास इतना है, मुझे अपने वालों से इनके ऊपर ज्यादा विश्वास है। तो वो वापस आ गए शाम को, और उसी रात को 12 बजे, दूसरे दिन दशहरा था। दशहरे के दिनों में इन पलटनों में हम क्या करते हैं, जब दशहरा होता है तो हिंदू को ड्यूटी माफ, मुस्लिम ड्यूटी ले लेते हैं सारी, और ईद के दिन हिंदू ड्यूटी देते हैं और मुस्लिम को रेस्ट दे देते हैं। तो इन्होंने भी यही किया, उन्होंने सब हिंदूज को बोला आप रेस्ट करो, कल दशहरा 2 दिन मजा करो। तो उनके वेपन लेके कोट में रख के लॉक लगा के चाबी गुम कर दी, और रात को सोए हुए मार दिए सारे 200-300 जितने भी थे। तो मुजफ्फराबाद में तो लड़ाई नहीं हुई बिल्कुल। जब बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई तो उन्होंने CO भी मार दिए, और 22 तारीख को वो लूट करते रहे। जब लूट कंप्लीट की उन्होंने, रात सब वहां तो बुरी हालत की। वहां के हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने देखा है। बल्कि उधर ही DC जो थे उस वक्त, मेहता, दुनीचंद मेहता, वो जो हमारे जनरल जोरावर सिंह के बड़े मशहूर जनरल कर्नल हुए हैं, CO 4 जैक के, इसी 4 जैक के CO थे वो। उसमें लड़ाई में जब उन्होंने मानतलाई का फ्लैग जीता था इसी पलटन ने 1841 में जनरल जोरावर के नीचे, और वो दुनीचंद रात को उन्होंने मार दिए। उनकी मिसेस कृष्णा मेहता थी, वो बाद में MP भी बनी, मेंबर पार्लियामेंट भी बनी। उनके भाई हमारे होम मिनिस्टर भी रहे। उनका बेटा मेरा भी एडजुटेंट था IMM में, बिमल मेहता, भी थोड़े दिन हुए तो उसकी डेथ हुई, यहाँ आया था। तो उन्होंने सबने
उस सफर किया वो सब, वो बड़ी मुश्किल से कुछ कैसे बची वो लेडी और 2 बच्चे लेके निकल गए। उन्होंने किताब लिखी है, मेरे पास पड़ी है, पूरी बात लिखी हुई है उन्होंने। तो ये हुआ बारामूल का। 22 तारीख से लूटते रहे। सुबह 22 जब महाराजा बहादुर को रिंग किया था उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कि ये हालत हो गई है, उसके बाद कोई पता नहीं लगा क्या हुआ, कोई खबर नहीं। तो महाराजा हरि सिंह जी ने वर्दी डाली, तैयार हो गए, चलो हम चलते हैं देखते हैं हो क्या रहा है। तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा आपने तो इंडियन आर्मी मंगानी पड़ेगी, बहुत सीरियस है, वहां तो रहा ही कुछ नहीं, तो मैं जाता हूँ, आप वो बात करें दिल्ली से। तो वो उधर कुछ ट्रूप्स तो थे नहीं, मुश्किल से 100 के करीब ट्रूप्स मिले, वो भी उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी ने अपने प्लाटून जो पैलेस गार्ड लगी थी उसमें से मैक्सिमम, और अफसर भी अपना भेज दिया, कैप्टन पृथ्वी सिंह वही वही गया उनको लेके। और बड़ी बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, बड़ी सर्दी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये सारा टाइमिंग ही उन्होंने ऐसा किया था कि 5-10 दिन के बाद पास बंद हो जाएंगे, बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी, तो कश्मीर हम कैप्चर करके सेफ हो जाएंगे। रिएक्शन तो उनको पता था इंडियन आर्मी शायद करेगी, तो उन्होंने टाइमिंग इसको ऐसा रखा था 22 अक्टूबर के 7-5-6 दिन में पकड़ के कश्मीर को बैठ जाएंगे। तो अभी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मैं वो बात बताने जा रहा हूं जिसका बहुत कम पता है। अगर पता है तो सिर्फ इतना पता है कि कुछ हुआ, नाम पता है लेकिन हुआ क्या वो पता नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट एक बैटल मिस हो रही थी जिसकी वजह से एक्चुअली कश्मीर बचा, वो था गढ़ी की बैटल। मुजफ्फराबाद के बाद पहला बड़ा कस्बा गढ़ी है, और गढ़ी के बाद फिर आओ थोड़ी देर के बाद उड़ी आ जाती है। तो जब जा रहे थे ये, तो इनको हट्टियां, एक जगह है उड़ी, और फिर हट्टियां, बहुत रिफ्यूजी मिले, टांगों पर आ रहे थे, सिख बहुत थे। उन्होंने कहा जी तबाही हो गई है, कोई औरत नहीं उन्होंने छोड़ी, सब ले गए हैं ट्रकों पर, रेप किया है, बाकी उन्हें जान दे दी है, लेडी तो कोई आई नहीं है हमारे साथ, ये इस हालत में आए हैं। तो फर्स्ट हैंड उनको तब इंफॉर्मेशन मिली कि मुजफ्फराबाद में क्या हुआ। उन्होंने कहा वो आ रहे हैं, अटैक आ रहा है, और 4 जैक लीड कर रही है, वही पलटन जिसकी शायद फैमिली भी कोई बना विभाग में जरूर होगी, वही हमें मार के अपने ही बच्चों को, भाइयों को, कॉमरेड्स को, वो इस सड़क के ऊपर आ रहे हैं, 300-400 ट्रक हैं उनके पास। तो वो सतर्क हो गए। गड़ी के पास एक नाला देखा, उसके पीछे 2 छोटी पहाड़ी थी बाएं, इतनी देर में उनको वो 300 ट्रक नजर आ गए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को। तो उन्होंने कैप्टन पृथ्वी सिंह को बोला फटाक पोजीशन लो, इस सड़क पे ऊपर एक प्लटून, दूसरी प्लटून पहाड़ी पर बाएं तरफ, बस 2 ही प्लटूनें थी, 60 आदमी थे, उनको आने दिया। अभी अब ये देखे गढ़ी की बैटल। कैप्टन पृथ्वी सिंह ने लीडिंग व्हीकल में थे, जब उन्होंने उनकी गाड़ी देखी आते, वो अपनी गाड़ी छोड़ी, 4 आदमी लिए, अटैक कर दिया उस गाड़ी के ऊपर, फर्स्ट गाड़ी। वो तो बड़े आराम से आ रहे थे, उनको बताया गया था, 4 जैक लीड कर रही थी कि अब कोई नहीं है श्रीनगर तक, 6 घंटे में हमने श्रीनगर पहुंच जाना है। तो जब इस हालत में आ रहे थे, वो केयरलेस जरूर होंगे थोड़े, तो पृथ्वी सिंह ने अटैक किया उस गाड़ी पर, ड्राइवर को मार के खुद ड्राइव करी गाड़ी और ले आए अपनी तरफ। जब वो ला रहे थे तो अपने, क्योंकि वो गाड़ी तो पाकिस्तानी थी, अपनी नहीं थी, और किसी को पता नहीं था, ऊपर पहाड़ी से जो दुनीचंद की प्लटून थी उसने इतना फायर किया उस गाड़ी पर कि सारे उसके टायर बस्ट कर दिए और गाड़ी जैम हो गई। और वो ऐसी जगह परमात्मा ने हमारी जो धोखा उन्होंने हमारे साथ मुजफ्फराबाद में किया था, शायद उसके इवज में हमें भगवान ने ये थोड़ी राहत दी। वो ऐसी जगह गाड़ी खराब हुई, ना उसके बाएं गाड़ी निकल सकती थी ना दाएं निकल सकती, और वो दूसरी गाड़ियां जो आ रही थी उससे आगे भी थी, अकेली हो गई थी। तो इन्होंने शोर डाला कि अपने हैं अपने हैं अपने हैं।
पृथ्वी सिंह को भी गोली लगी, अपने ही अफसर को, वो भी जख्मी सख्त, और उनको भी जाना पड़ा, पीछे भेज दिया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अकेले अफसर है गए, और एक ही अफसर थे, और पीछे कैप्टन एक नसीब सिंह थे सिग्नल्स के। तो उससे क्या हुआ फायदा कि उस इलाके में और गाड़ी कोई निकल नहीं सकी, और हमारे जो दो प्लटूनों ने इतना फायर किया उनके आगे गाड़ियों पर भी, और उनका दुश्मन पर कम से कम कहते हैं 200 के करीब मारे गए, उनका नुकसान हुआ। और ये लड़ाई चलती रही शाम तक, 5-6 बजे तक। उसमें पीर साहब ने फिर डिसंगेज किया शाम को, क्योंकि उन्होंने जाके रिपोर्ट देनी थी महाराज साहब को, और पीछे बंदोबस्त करना था। ट्रुप्स तो थे नहीं, वो प्लटून भी मारे जा रही थी आगे के लिए, उड़ी के लिए। वो तकरीबन 3-4 बजे निकले, लेकिन ये प्लटून दुनीचंद की और ये ट्रुप्स लड़ते रहे, और शाम तक पूरी प्लटून तकरीबन खत्म हो गई। लेकिन इतनी दुनीचंद की और ये, मगर उन्होंने क्या किया, उसमें हमारे एक नरसिंह देव जमवाल हैं, वो कैदी हो गए थे। वो दुनीचंद के पास बैठे ये सारा कुछ देख रहे थे, और उन्हें किताब में लिखा हुआ है, और मुझे भी बताया था। और वो कहते हैं कि इतना फायर हुआ मेरे सामने, वो हिल नहीं सकते थे, ना दाएं बाएं जा सकते थे, जब तक अंधेरा नहीं हुआ। और जब तारे निकले हैं, मैंने कहा कब निकले वहां से, तो 2 तारे हमें नजर आए, फिर वो गाड़ी हिलाई उन्होंने। तब तक हमारे सारे मर चुके थे या पिछले चले गए थे, और हम 2-3 रह गए थे, उन्होंने हमें कैप्चर कर लिया। वो प्रिजनर हो गए, पाकिस्तान में चले गए, 2 साल बाद आए। या चशमदीद गढ़ी की लड़ाई की मैंने आपको बात सुनाई है, बहुत कम पता है इसको। और मैं इसकी ये इम्पोर्टेंस समझता हूँ कि सब डोगरा लोग थे, 60 के 60 डोगरा थे। सर ये मुझे डोगरा इसमें आपसे एक चीज पूछनी है। आपने जो बात बताई गढ़ी के बैटल की, ये सच्ची बात है कि हमने सुनी नहीं थी। आपने जो कैप्टन पृथ्वीराज जी की बात बताई, सूबेदार धुनीचंद, ये सारी बातें, नरसिंह देव जम्वाल जी को हम पोएट और एज अ लेखक जानते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि वो इम्प्रिजन्ड हुए थे, वो 2 साल बाद वापस आए थे उनको, पर हमको ये एस्पेक्ट उनकी लाइफ का पता नहीं, जबकि उन्होंने अपनी एक आप बीती लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है उन्होंने। तो सर उसमें अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो 22 अक्टूबर मनाया, उसमें ये सब सुनने के बाद एज अ डोगरा मुझे बहुत दुख होता है। मतलब मकबूल शेरवानी को उन्होंने हीरो बना दिया 22 अक्टूबर का, एंड उसकी उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही मकबूल शेरवानी की, वो तो अनडिनाइबल है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये सारे नाम बाहर नहीं आए, कैप्टन पृथ्वीराज पठानिया का नाम नहीं आया, नरसिंह देव जम्वाल जी का नहीं आया। इस तरह से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का जो जो हाईलाइटेड या जो फोकस होना चाहिए था कि ही वाज ट्रूली द सेवियर ऑफ कश्मीर, वो बाहर नहीं आया। ये क्यों होता है हमारे साथ, बार बार क्यों हो रहा है? बड़ी बहुत अच्छा आपने याद करा दिया मुझे। मैं कल ही सुन रहा था, ये हमारे वाइस चांसलर हैं इसमें धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अग्निहोत्री, उन्होंने किताब लिखी है महाराजा हरि सिंह के ऊपर, बड़ी अच्छी और बहुत अच्छा। वो परसों चौथ 21 अक्टूबर, और उसके ऊपर बड़े अच्छे बोले 22 अक्टूबर में। तो परसों भी मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उसमें मैंने नहीं देखा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का कोई इस कहानी का, जब उनका कोई खास नाम उन्होंने भी जिक्र नहीं किया। मैं उनको पूछना चाहता था कि ये क्या बात है, कुछ लिखा ही नहीं गया उनके बारे में, या क्या वजह है कि बहुत से लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है, जिन्होंने ये उड़ी का ब्रिज, ये मैं एक बताना चाहता था कि अगर गढ़ी की बैटल नहीं होती तो उड़ी की हो नहीं सकती थी। वो जी गढ़ी ने जो रोका, उससे उन्होंने उड़ी को उड़ाया। उड़ी का पुल नहीं उड़ता तो 2 दिन नहीं रुकते। उससे ही 2 दिन मिले जब महाराजा बहादुर ने बातचीत की, और 24, और ये सुन के उस वक्त महाराजा साहब को जब वो बात कर रहे थे घड़ी देखने के बाद, तो मेरचंद महाजन उधर सुन रहे थे। तो वो मेरचंद महाजन दूसरे दिन, बल्कि उनको इसी वजह से
जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते थे अब, बत्रा, उनको भेजा कि तुम जाओ। वो गए, नेहरू ने कहा नहीं कोई बात नहीं होगी, जाओ, वो निकाल दिया, जाओ शेख से बात करो, फिनिश्ड। ये सब क्यों हुआ कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, गढ़ी की बैटल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चीफ ऑफ स्टाफ, हाईएस्ट मैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, himself saw 300 vehicles, 400 vehicles, and he could see कि मैग्नीट्यूड क्या है, क्या होने वाला है। ये कोई रेड नहीं है। उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा कि रेड नाम कैसे पड़ा और रेड क्यों कहते हैं इसको, ताकि रेड करके गुमराह किया जाए सबको कि कुछ भी नहीं है। वो क्या हुआ कि 24 को जब ये उन्होंने बताया उधर कि ये हो गया है और महाराज हरि सिंह बोल रहे हैं कि फौज भेजो, तो उन्होंने कहा नहीं फौज नहीं भेजेंगे। तो आखिर कुछ प्रेशर डाला इन्होंने, तो उन्होंने कहा पहले ऐसा करो, जाओ माउंटबेटन ने कहा पहले पता करो, ऐसा ही होगा रेड वगैरह। तो रेड देखने के लिए बीपी मैनन और मानिक शाह को भेजा। जब आए उन्होंने देखा रेड तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा जबरदस्त हमला है। अच्छा हुआ कि उन्होंने मैनन भेजा। उससे क्या फायदा हुआ, मैनन ने जब हालत देखी तो महाराजा बहादुर को कहा कि आप फौरन जम्मू चले जाओ, कल ये आपको पकड़ लेंगे तो साइन करवा लेंगे, हम क्या करेंगे। तो ये उनको बोला जाओ, और मेरचंद महाजन को कहा कि आप मेरे साथ चलो नेहरू के पास, वो मानता नहीं है, उनको समझाना पड़ेगा कि क्या हालत है, आप बताओ चल के। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, आपने महाराजा बहादुर को भी जम्मू भेज दिया और मुझे साथ ले जाओगे, लोग कहेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां कोई भी नहीं रहा। मतलब उस वक्त भी वो कॉन्शियस थे। इमेजिन करो, ये दोनों डोगरे थे, महाराजा हरि सिंह भी डोगरे थे और मेरचंद महाजन भी डोगरा था। वो तो हिमाचल के डोगरा थे और चीफ जस्टिस बने बाद में, वो कितने काबिल आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो जबरदस्ती करके वो ले गए साथ, मैंने उनको, और वो रात को जा नहीं पाए, सुबह गए, सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचे वो दिल्ली। और तब शेख अब्दुल्ला फैमिली लेके चले गए, इंदौर चले गए हुए थे, और उनको इंदौर से बुलाया, इंदौर फैमिली छोड़ी और वो भी तीन मूर्ति हाउस में आ गए। वो चाहते थे, मैंने चाहा कि ये हालत अब्दुल्ला भी हो और ये भी हो, मेरचंद महाजन भी हो, फिर फैसला हो। मतलब वो समझता था कि फैसला हक में होने वाला नहीं लग रहा मुझे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब ये गए, इन्होंने बोला हालत ये है, मैंने ने भी सुनाई, और मेरचंद जी रोए उसके सामने, पर उन्होंने कहा नहीं जाएगी फौज, शेख है नहीं, शेख जब तक नहीं रिलीज होगा सब कुछ नहीं होगा। रिलीज तो हो गए थे लेकिन जब तक उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देंगे कोई नहीं जाएगा। तो उस वक्त मेरचंद महाजन खड़े हो गए, उन्हें कि अच्छा मुझे महाराजा हरि सिंह जी ने इजाजत दी है कि अगर आप फौज नहीं भेजते तो मैं पाकिस्तान से बात करूंगा। उस वक्त में नेहरू ने कहा गो गेट आउट, बाहर निकाल दिया। पटेल उठे, उनको पकड़ा हाथ से और बोला नहीं नहीं हम ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तब शेख खड़ा था, उसने कहा नहीं जी फौज नहीं भेजेंगे तो कश्मीर खत्म हो जाएगी। कुछ चिट चिट भेजी उसने अंदर से, शायद ये लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं ना हम, ये ना हमने ये बहुत कम स्टडी की है। चिट भेजी के कश्मीर नहीं, तो फिर सामने भी खड़े थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर फैसला हुआ। लेकिन उन्होंने कहा माउंटबेटन से पूछो, तो माउंटबेटन ने कहा नहीं, जब तक इंस्ट्रूमेंट पर साइन नहीं होंगे नहीं जाएगी फौज। तो ये अंदरूनी हालात अभी सब 22 अक्टूबर की वजह से सामने आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात हो रही है। तो इसलिए मैंने पूछा था कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की वजह से ये सब कुछ हुआ, और उनका, और फिर उन्होंने अपने 24 को वो उड़ाया, 25 को मुहर्रम में लड़े, 26 को वो इसमें रामपुर मंदिर बुनियार में कम से कम
MMG खुद चलाई उन्होंने, पेट्रोल के साथ 303 राइफल लेके अगले फर्स्ट मोर्चे में बैठे हुए थे। वो जवान मेरे पलटन के थे, मुझे उन्होंने सारी बात सुनाई है, मैंने वो सब लिखा हुआ है, कहाँ कैसी मूवमेंट। वो 4 दिन कुछ खाने को नहीं मिला, कहीं दुकान से कहीं खड़ी हो, कोई बिस्कुट मिल गई, कोई ब्रेड मिल गई, रोटी भी नहीं बना सके। 4 दिन कोई खाना नहीं खाया किसी ने, 23, 24, 25, 26 तक। और 26 को निकलते निकलते कुर्बान भी हो गए वहीं पर। लेकिन तब तक फौज, वो 2 बजे उनकी डेथ हुई है, 8 बजे फौज लैंड हो गई है। तो सड़क क्लियर ही नहीं हुई बारामूला। कोई झूठ बोलते हैं कोई के बारामूला में रेडर आ गए, कोई रोड पर रेडर नहीं गया है 27 तारीख की सुबह तक। वो 26 शाम को दरियाए जेलम के साथ जो ट्रैक था उसमें कुछ लोग शायद पहुंच गए हो, बाकी ऐसे ही वो अफवाहें ही पहुंची हैं। और वहां के कोई खराब लोग होंगे, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया होगा। और उसकी उस सिचुएशन में फिर थोड़े 2 दिन के बाद मकबूल भी शेरबानी पिक्चर में आए। बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा किया, हम उनकी भी कदर करते हैं। उनकी इंडियन आर्मी ने बहुत किया है, मैं भी देखा है, वो हॉल बनाया उनके नाम पर। और एक और बात है, उनके नाम पर 2nd जैक लाइट इन्फेंट्री का नाम रखा है शेरवानी पलटन। इंडियन आर्मी में मेरी रेजिमेंट में किसी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का नाम नहीं है, महाराजा हरि सिंह का नाम नहीं है। डॉक्टर करण सिंह 6 साल कमांडर इन चीफ रहे, 7 साल 10 साल 47 से 57 तक, उनका भी नाम नहीं है, मगर शेरवानी का नाम है। कौन कहता है कि हम उनकी इज्जत नहीं करते? और अभी कहते हैं उनको भारत रत्ना दो, भाई भारत रत्ना जरूर दो, पर दूसरा दो। पहला ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह डोगरा को नहीं मिला तो हम नहीं मानेंगे। यही तो डोगरा का प्रॉब्लम है। उसकी बात चल रही है और उसका नाम किताबों में पब्लिश हुआ है, बच्चे पढ़ते हैं श्रीनगर में। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का नाम हम टॉप में भी मिस कर जाते हैं, किताबों में तो छोड़िए आप। ये प्रॉब्लम है, सब सामने नजर आ रहे हैं प्रॉब्लम हमें। इसीलिए तो भाई साहब डोगरा की जरूरत है हमें, नहीं तो ऐसे ही रहेगा फिर काम ये। सर, कहाँ रह गई हमसे गलती क्या हुई कि आज तक मतलब पलटन आप बोल रहे हैं कि शेरवानी के नाम पे पलटन है, लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नाम पे नहीं है, महाराजा हरि सिंह के नाम पे नहीं है। हमने क्या गलत किया और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? और ये बताने से पहले आई जस्ट वांट टू ऐड कि 2016 फरवरी में आपने डोगरा सदर सभा में कोई 500-600 आदमी बैठा हुआ था, तब आपने कंजर्वेटिव एमपी बॉब ब्लैकमैन को, जो ब्रिटिश एमपी है, उसको आपने कहा था कि इट वाज द ब्रिटिश, इट वाज देयर ग्रेट गेम। एंड आपने बहुत करेजियसली उनको कहा, ही एक्सेप्टेड इट कि ब्रिटिश ट्रेचरी थी जो हमारे स्टेट में जो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र हमने देखा। सो आई वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट एंड मैं आपको नमस्कार करती हूँ उस बात का कि आपने उसको कहा एंड देन ही हैड टू एक्सेप्ट इट। दिस वाज इन 2016 February इन डोगरा सदर सभा, आई रिमेम्बर। बट ये व्हाट शुड वी डू सर, बिकॉज ये कब तक सहेंगे? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का देख के मुझे तो बहुत दुख हुआ, और अभी भी आपकी जो बातें सुन रहे हैं, वेयर इज द करेक्शन? अभी एक बहुत अच्छा कमेंट जगमोहन शर्मा जी का भी आया, उन्होंने कहा कि आज भी हम देखते हैं तो डोगरा लीडर्स या तो इररेलेवेंट हैं या फिर गुपकर के लीडर्स के साथ अलाइंड से, दे सीम टू बी अलाइंड विद देम। क्या हम अपनी पास्ट से, अपनी हिस्ट्री से कुछ सीख नहीं रहे? इसलिए नहीं सीख रहे क्योंकि हमें हमारी हिस्ट्री नहीं पता है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने हमें बिट्रे किया, या क्या हमें करेक्ट करना चाहिए? प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस एज वेल। बहुत अच्छा बेटा, यही तो बात, इसी के लिए मैं भी शायद अभी तक 93 ईयर में जिंदा हूँ, बैठा हूँ, इसी उम्मीद है कि एक दिन ना एक दिन हम, हमारी कंट्रीब्यूशन बाहर आएगी, लोग समझेंगे। अभी लगता है मुझे वो वक्त आ गया है। पहले तो हम अपनी रियासत बनाएं, रियासत अगर हमें मिले उसके लिए हम इकट्ठे हो जाएं, लड़े नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, ये मैं अभी बता देता हूं आपको, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हैं पॉलिटिकली। जब तक हमारी आवाज नहीं होगी, लोगों की आवाज नहीं होगी, कोई कुछ नहीं देने वाला है। कश्मीरियों की थोड़ी और बात है, उनकी वो पॉलिटिकली भी इकट्ठे हो जाते हैं। अभी देखो उन्होंने अपना गुपकार बना लिया, हम तो कुछ मुबारक मंडी नहीं बना सके अभी तक। अगर हम मुबारक मंडी बना लें तो गजब हो जाए, आधे भी इकट्ठे हो जाए, वो नहीं हो रहे हैं। और
असली वही, आज भी हम आपस में इकट्ठे नहीं हैं, और वो एक बात छोड़ देते हैं, एक दो चार आदमी यहाँ के लीडर मिला के एक छोटा सा, और हम उसी में उलझ जाते हैं। चाहे एक छोटी सी बात, चाहे 35 के ऊपर वो कर दें, या वो बोल दें कि अभी प्रॉपर्टी का, लैंड का सवाल है, तो हमें वो बिछाड़ देते हैं, काट देते हैं। हम अभी क्लियर नहीं हो रहे। तो पहली बात ये है कि हम इकट्ठे हो जाएं। नंबर दूसरी बात है, हम स्टेट मांगे, यूनियन टेरिटरी का हमें जम्मू स्टेट मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जब स्टेट हमें मिलेगी तो कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, वो सेटल हो जाएंगे। अभी सारा मसला, इट इज जम्मू वर्सेस कश्मीर, इट इज नॉट J&K, इट इज JVK। 77 साल में मैंने यही देखा, कोई एफर्ट नहीं बाहर करते। वो एफर्ट जो होती है आपस में, उन्होंने 10 आदमी ज्यादा लगा लिए, उन्होंने पैसे ले गए, उन्होंने हमारा बजट ले लिया, उन्होंने टूरिज्म ले लिया। हमारी आपस की ही लड़ाई, जम्मू और कश्मीर की लड़ाई। लद्दाख की तो बेचारे को सत्यानाश ही कर दिया था, अब तो वो बेटर हो गए। मगर जम्मू की हालत भी देखो, रोशनी क्या कर दिया, 20-25 लाख कनाल जमीन ही हड़प कर गए। और जो स्कैम किए हैं उसकी बात ही छोड़ो आप, चाहे और किसने स्कैम किए हैं, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व में हर जगह में, और कोई नहीं पूछता उनको। और यही वजह है, अगर हमारी अपनी जम्मू की स्टेट होगी मेरे ख्याल में, तब हमारी सब बातें ठीक हो। जैसे हिमाचल है, पंजाब का हिस्सा था, एक डिस्ट्रिक्ट था। जब से हिमाचल बनी है, कितनी प्रोग्रेसिव स्टेट है, डोगरा स्टेट है, पहाड़ी स्टेट है। इसी तरह जम्मू है। मगर वो कौन समझाए दिल्ली को कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर दुश्मन है। कल अगर जम्मू को लहदा स्टेट बन दे और उनको लहदा यूनियन टेरिटरी दे दे, ये आपस में भाई भाई बन जाएंगे। उनको हमारी जरूरत महसूस होगी, हम उनकी मदद करेंगे। हमारी रियासत है, हमारा हिस्सा है, हमारा अंग है वो। तो मेरे ख्याल में ये स्पिरिट नहीं बन रही अभी तक। जब तक ये स्पिरिट नहीं बनेगी, तब तक उनका भला भी नहीं होने वाला, मगर जम्मू का भी भला नहीं होने वाला। अब आप देखना, POJ के जो है वो वापस जम्मू आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें देख लिया कि पाकिस्तान ने क्या हालत उनकी बनाई है। पाकिस्तान ने उनकी हालत बुरी बनाई है, और कश्मीर ने जम्मू के डोगरा की वही हालत बनाई है। तो डोगरा वहां भी सफर कर रहे हैं, डोगरा यहाँ भी सफर कर रहे हैं। इकट्ठे होने तो बाद में बात है, पर पहले हमें रियासत दे दें, उसके साथ हमारा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। वो हम समझेंगे कि हमारी डोगरा की रिकॉग्निशन हुई है। हमारा सेंटर भी बाहर वो उधर भेज दिया हुआ है, जबलपुर में कश्मीर का सेंटर जैकेलाई एयरपोर्ट पर है, लद्दाख का सेंटर लेह में है। वो रियासत जिसने वो स्टेट फोर्सेस, उन्होंने 200 वर्षी मनानी थी अभी, ये कोविड की वजह से नहीं मना पाए। उनको समझ नहीं आ रही थी हम कहाँ मनाएं। अगर वहां मनाए जबलपुर में तो कोई देखने भी नहीं आएगा। जम्मू में वो आ नहीं सकते, सारा सेंट्रल आ नहीं सकते, जो थोड़ा सा आना था वो भी। ये उस रेजिमेंट की हालत कर दी है हिंदुस्तान ने, सबने मिलके, जिसने ये अंपायर बनाई, इतनी रियासत बना के 100 साल बचा करके मुकुट बना के हिंदुस्तान को हैंड ओवर की। उस रेजिमेंट की ये हालत, उसके चीफ ऑफ स्टाफ की ये हालत, उसके महाराजा की वो हालत, उसको बाहर निकाल दिया, एग्जाइल। वो आया ही नहीं, बाहर ही मर गए। उनकी तो सिर्फ राखी आई जम्मू में। तो ये डोगरा, आप कह रहे थे डोगरा क्या है, ये डोगरा है। अगर यही चार आदमी की स्टडी करें लाइफ, क्या गुलाब सिंह जोरावर करके छोड़ गए, और हरि सिंह और राजेंद्र की क्या हालत की हमने, मुल्क ने, तो आपको पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं। मगर कोई फिक्र नहीं है हमको, डोगरस को भी कोई फिक्र नहीं है, और हमें ही फिक्र नहीं है तो ऊपर वालों को क्यों फिक्र होगा। अभी देखिए, महाराज हरि सिंह को जब निकाला था, मैं इधर था, वर्दी में था, हम कुछ कर नहीं सकते। एक आदमी ने उंगल नहीं उठाई उस वक्त, डोगरे ने भी। हमें प्रायश्चित करना चाहिए डोगरा ने,
कि हमने महाराज हरि सिंह को इतनी बुरी तरह से बाहर निकाला, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, आज तक भी नहीं बोले, अभी भी नहीं बोलते हैं हम। ये हमारी कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं? शायद अपना ही कोई बोलेगा, वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा। तो ये सीखने वाली बातें हैं, ये इन डिस्कोर्सेस से, इन बातचीत से ही जागृति आएगी। कुछ लोग लिखेंगे, लकीली अभी कोई लिखा भी है, मैंने कर्नल रैना ने 5-6 किताबें अभी लिखी हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। मैं कहता हूँ हर डोगरी ने वो पढ़नी चाहिए। एक एक कहानी, एक एक बात, मीरपुर की, कोटली की, मुजफ्फराबाद की, गिलगित, सब कुछ लिखा हुआ है, मगर किसी को पता नहीं। एक तो पढ़ते नहीं, दूसरा उसमें रेफरेंस नहीं है, कहीं रेफरेंस नहीं है, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई चर्चा नहीं होती, इसीलिए किसी को पता ही नहीं है। तो हम ये करें, किस तरह से इकट्ठे होकर के अपनी हिस्ट्री को ठीक करें, स्कूलों में लगवाएं। अब मौका है, अभी मेरे पास नहीं, अभी मैं सबको जानता हूँ। आपने लंदन से मुझे याद किया, मगर जम्मू से मुझे किसी ने अभी तक एक टेलीफोन नहीं किया है कि हमारे ब्रिटिश साहब ने या हमारी रियासत की फौजों ने क्या कमाल किया था, हमें थोड़ा बताओ क्या करना चाहिए। ऑनेस्टली नॉट वन मैन हैज रंग मी अप, नो डोगरा हैज रंग मी अप। क्या करें, हम कहाँ जाएंगे? सर एक कमेंट अभी आया, एंड यूथ का कमेंट है, रोहन ठाकुर, ही सेइंग कि 60 लाख जो डोगरे हैं उनको जस्टिस नहीं मिला, 3 लाख जो लद्दाख के लोग हैं उन्होंने अपने लिए जस्टिस ले लिया, एंड हम अभी भी सफर कर रहे हैं। तो हम बहुत इजीली, मैंने देखा है हमारी कम्युनिटी में ये एक थोड़ी सी वीकनेस है कि हम इमीडिएटली दूसरों की तरफ देखते हैं कि इनको ब्लेम किया जाए, किसी और को ब्लेम कर दें, लेकिन अपनी इंटरनल वीकनेसेस को हम नहीं देखते। आप तो एक आर्मी मैन है, आप सिपाही हैं, सोल्जर हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू विन एनी वॉर? आई मीन आजकल वॉर शायद बैटलफील्ड पे उतनी नहीं होती जितनी बैटल ऑफ नैरेटिव्स है या जितनी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दीज आर द बिगर बैटल्स। तो पहला स्टेप टू विन एनी वॉर, व्हाट इज दैट? हाउ आर वी सो not like the Ladakis? Why did they win and we are still fighting amongst ourselves rather than fighting for ourselves? एक्चुअली ये बिल्कुल ठीक कहा, ये बड़ी इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है। और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि हम एक्सप्लॉइट हो जाते हैं बड़ी जल्दी, ये शायद इसलिए कि हम इंट्रोवर्ट हैं, हम अपनी बात सामने रखते नहीं हैं, जो आता है वही हमें दबा लेता है। अपनी बात रखता है, हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। हाँ, ज्यादा ये परहैप्स हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी है, हमारे खून में भी ऐसा है कि हम अपने आप को डिफेंड नहीं ज्यादा करते हैं, और साथ ही हम किसी को भी नहीं अपने बारे में ना बताते हैं, ना अपनी तकलीफ बताते हैं। जब बात हो जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा वो शिकायत कर देंगे। आई थिंक youth has to understand this, and they will have to organize themselves. And but how can they organize this? Firstly, they must understand, get together, unite, understand, then spread the message, and then tell them to ask their people, whether voters or seniors, कि now thus far and no further. अभी हद हो गई है, 73 साल हो गए हैं, इसके लिए एक मोर्चा बनाना पड़ेगा, पीसफुल मोर्चा बनाना पड़ेगा कि हमें अभी अपनी रियासत आज़ादी, अपनी आज़ादी चाहिए, अपनी रियासत चाहिए। आई थिंक अगर हमें रियासत मिल जाए तो फिर एक बड़ी बात ठीक हो जाएगी कि कश्मीरियों के साथ, किसी और के साथ नहीं, फिर हम जो कुछ भी करेंगे अंदर ही करेंगे, अपने लिए ही करेंगे। कंपटीशन वो बड़ा खत्म हो जाएगा। और मेरा ख्याल है जम्मू के मुकाबले में कोई रियासत नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसी रियासत नहीं है कोई भी। हिमाचल है कुछ हद तक, जिसके पास सब कुछ है, प्लेन्स यहाँ हैं, और शिवालिक्स हमारे पास हैं, लोअर हिमालयाज हैं, हायर हिमालयाज हैं, हर किस्म का वेदर है। हमारे जम्मू में कश्मीर भी है और जम्मू में पंजाब भी है, हर किस्म का, और इतना टूरिज्म भी हो सकता है, वैष्णो देवी है,
मैं अक्सर यहाँ कहता था कि देखें आप, वैष्णो देवी 1 करोड़ पिलग्रिम्स आते हैं हमारे पास, और फिर दूसरे भी आधा करोड़ और लोग कितने, चाहे वो मानसर को उसको जाते हैं, श्रीनगर को जाते हैं, या चिड़ी को जाते हैं, या दूसरे। और हमारे यहाँ 120 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर बारिश होती है हमारे शिवालिक में, जम्मू में, और लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, और लाखों बच्चे बेकार हैं गांव में। एक्सोरसमैन नहीं, मेरे पास 1 लाख एक्सोरसमैन जो गांव में बैठे हो, कोई काम नहीं है, पानी नहीं है। बारिश का पानी 2 घंटे में पाकिस्तान के बॉर्डर पार कर जाता है। आज तक किसी ने 73 साल में ये नहीं सोचा कि हमारे पास 120 इंच बारिश हो रही है, लाखों एकड़ जमीन है, हजारों हमारे अनएम्प्लॉयड हैं, 1.5 करोड़ हमारे पास मार्केट है, बट वी कैन नॉट कंबाइन ऑल दिस एंड प्रोड्यूस समथिंग। जम्मू होल, दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। पर नहीं हुआ, पानी हार्नेस नहीं कर पाए हम। शिवालिक में जितनी बारिश होती है, 6 घंटे में पानी, 3 घंटे में पानी निकल जाता है। इसी पानी को रोकें, कश्मीर कोई मुकाबला ही नहीं हमारा कर सकती है। तो ये कौन करेगा? हमारी रियासत होगी, कोई इंटरफेरेंस हमारी नहीं होगी, हम वो कमाल करेंगे। हमारे पास अपनी कश्मीर है, भद्रवा, किश्तवाड़ है, सन्नासर है, पूरे शिवालिक, हायर शिवालिक, सिल्वर हिमालय इतने खूबसूरत हैं। हम और डोगरा हमारे, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम इकट्ठे रहते हैं। कभी हमने आपस में नहीं गड़बड़ हुई कश्मीर की तरह, उधर उन्होंने अपने भी निकाल दिए हमारे पास। हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है इस वास्ते कोई सुनता नहीं है। दिल्ली भी कोई परवाह नहीं करती है। तो मौका आ गया है इस तरह की हम बात करें, डिस्कस करें, यूथ को तैयार करें, और पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन है वो समझे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और गलती मेरे ख्याल में ये है कि हम हिंदुस्तान की मदद करते करते कि कश्मीर ना कहीं निकल जाए, तो भी हम चुप रहते हैं, इस वास्ते हम सफर कर रहे हैं। अगर हमें रियासत मिल जाए तो कश्मीर भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज दे विल हैव टू डिपेंड ऑन अस एंड वी विल लुक आफ्टर देम। फिर वो कंपटीशन नहीं होगा, फिर साथ मिलके हम चलेंगे। ये मेरा सर, सुझाव। जी सर, हमारा दोस्त कौन है इस वक्त? मतलब इफ आई लुक एट महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी नेगोशिएशंस की, उन्होंने, उनके बार्गेनिंग स्किल्स, उनकी स्टेट्समैनशिप, ये बहुत अच्छी थी। इतना तो हमें समझना चाहिए कि अब वी आर एन अर्स्टवाइल रियासत। अभी जियोपॉलिटिक्स, डायनामिक्स, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर सब कुछ बदल चुका है। ऐसे समय में हमें किसके, कौन हमारा फ्रेंड है, कौन हमारा एनिमी है, ये अगर हमें समझ नहीं होगी तो कई बार वी गेट यूज्ड, वी स्टैंड विद द रॉन्ग पीपल। ये हम कैसे, ये परसेप्शन भी आपको लगता है कि हमें जरूरी है डेवलप करना? मेरे ख्याल में हमारी एक और कमजोरी है, जो मैं आई हैव फेल्ट 35-40 years नाउ आफ्टर माय रिटायरमेंट। हम, सिविल सोसाइटी बड़ी वीक है हमारी, हम आपस में नहीं मिलते हैं। किसी भी, आप लद्दाखी देख लो, कश्मीरी देख लो, हमारे ही भाई हैं, हमारा ही हिस्सा था कल तक, अभी लैदा हो गए, क्या कर रहे हैं वो? वाई कांट वी सी देम, फॉलो देम, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट वाई कांट वी डू? उनका एक एमपी है, उसने दुनिया हिला दी है। मैंने नहीं आज तक अपना कोई भी एमपी इस तरह से उसको बोलते सुना है। पूरी लद्दाख, जिन्होंने कभी लद्दाख का नक्शा भी नहीं देखा, नाउ दे वांट टू गो एंड सी Namgyal's Ladakh and also invest something there. People are talking about this. ये होता है एक यूथ का, यूथफुल एक एमपी है, कमाल कर दिया उसने। वाई कांट बी एटलीस्ट, काफी लद्दाखी नो, गुपगार वालों ने गुपगार बना दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। हमने उनको देख के भी अभी तक कोई इकट्ठे हो गए, अभी तक
एक कोशिश हुई है थोड़ी, पर वो भी नहीं, आपस में कुछ गड़बड़ हो रही है उधर। एक हर्षदेव ने कोशिश की थी सबको मिलाने की कि गुपकार का आंसर ये होगा, मगर वो भी नहीं चल रहा है। वो वही प्रॉब्लम आ जाता है कि एक दूसरे आपस में हम नहीं बातचीत नहीं करते, समझ नहीं, बाकी से सीखते भी नहीं है और नुकसान में रह जाते हैं। तो अब कुछ यूथ को भी ज्यादा हिस्सा लेना पड़ेगा और यूथ को बताना पड़ेगा, जो पॉलिटिशियंस है उनको, पे आप फेल हो गए हो। ऑल जम्मू पॉलिटिशियंस विदाउट फेल, एवरी पॉलिटिशियन हैज टोटली फेल्ड। अगर वो फेल नहीं होते तो जम्मू की पब्लिक नाखुश नहीं होती। टेस्ट क्या है पॉलिटिशियन का? टेस्ट पॉलिटिशियन का ये है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सुखी हों, खुश रहें, उनकी तकलीफें दूर हों। मगर ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके बावजूद अगर हम तकलीफ में हैं, सुखी नहीं है और हमें फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं, वो टोटल फेलियर हैं। हम शायद उनको बता नहीं रहे या बता नहीं पा रहे हैं। तो अभी वो वक्त आ गया है कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो पता नहीं 100 साल और लग जाएंगे हमको डोगरों को अपने जम्मू एरिया में, जम्मू के लोगों में संभलने को ही 100 साल शायद लग जाए। ये इसलिए ये बड़ी चिंता की बात है कि किस तरीके से जम्मू के लोग, पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल, यूथ, ये इकट्ठी हो जाए और एक मांग करे कि हमें रियासत हमारी लहदा दे दो रियासत। मेरा ख्याल है इस एक में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर ये नहीं होगा तो जो कुछ भी हम करेंगे वो सफल नहीं होगा, कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीरी नहीं होने देंगे कामयाब, कभी नहीं होने देंगे। आज तक जम्मू का हुआ ही कुछ नहीं, कुछ जी। काम नहीं हुआ 73 साल। ये जब मेरा उनको विचार। अपना फायदा दिखता है तो वो महाराजा हरि सिंह को याद करते हैं, वरना इतने सालों उन्होंने उनको ऑपरेसर कहा, टायरानिकल कहा, तो वो एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप ही रहा है। तो सर लास्ट में मतलब हमने ऑलमोस्ट अब 1.5 घंटा हो गया, आपको और भी सेशंस के लिए बुलाएंगे, देयर हैव टू बी पार्ट 2s एंड 3s ऑफ दिस, लेकिन आई वांट यू टू लीव अस स्पेशली द यूथ विद अ मैसेज। आपने कहा कि यूथ को एक्टिवली आगे बढ़ना होगा, सिविल सोसाइटी को साथ आना होगा, पर हमारे यूथ की, अभी किरण जी ने भी बड़ा अच्छा कमेंट किया है अबाउट डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज इन द यूथ, लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आपने 2-3 बार रिपीट किया कि पढ़ते नहीं है, तो वो जो एक पढ़ने की कमी है, उसमें फिर वो आर्टिकुलेशन में कमी दिखती है, बिकॉज जनरली सोशल मीडिया पे भी अगर मैं देखती हूँ तो ज्यादातर रिएक्शनरी मतलब रिएक्शंस होते हैं, इट इज नॉट एन एक्शन वेल थॉट आउट। और आपने वो एक्शंस अभी हमारे लिए आउटलाइन कर दिए, इन द सेंस आप कह रहे हैं कि आपका कहना है कि यूनाइटेडली वी शुड आस्क फॉर अ सेपरेट जम्मू स्टेट, तभी उसमें हमारी सारी सोल्यूशंस उसी में है, वरना हम किसी और अलाइनमेंट में या किसी और इक्वेशन में हमेशा एक्सप्लॉइट होते रहे। और आपने जो 2 और चीजें लिस्ट की, वो जम्मू कश्मीर की जो रेजिमेंट है उसका हेडक्वार्टर्स जबलपुर से जम्मू, एंड भारत रत्न फॉर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। बट आप एक मैसेज छोड़ें प्लीज यूथ के लिए कि अगर उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तो व्हाट आर द क्वालिटीज दे नीड टू डेवलप इन देमसेल्व्स? आई थिंक फर्स्ट थिंग इज दे मस्ट इक्विप देमसेल्व्स। अपना नॉलेज नहीं है हमें बहुत सी बातों की, यूथ को भी नॉलेज अभी नहीं है। शुक्र है कि ये मीडिया में कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई है, कुछ ना कुछ पता। जैसे मैंने बताया कि इसका जो क्या था ये क्या था इसका नाम, ये बारामूला वाला शेरवानी। शेरवानी, क्या नाम, मकबूल। मकबूल जी। मकबूल की किताबें हैं, मकबूल की 5वीं 6वीं और क्लास में किताबें हैं, चाहे कोई भूल भी गया हो किताब में, बच्चों को पता है मकबूल। जब मकबूल का नाम आएगा तो सारा कश्मीर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का आएगा तो कोई हिलेगा नहीं, क्योंकि हमने उसको लोगों तक पहुंचाया भी नहीं है। इस वास्ते
पहली बात ये है कि हम 3-4 लेवल पर काम करना पड़ेगा। एक तो बल्कि मैं कहूँगा हमारी इंस्टीट्यूशन जो है वो बड़ी कमजोर है, उनको कैसे ठीक करें। और दूसरा हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जम्मू वाले भी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी जम्मू के बारे में नहीं सोचते हैं, मैंने देखा उनको। उनको कैसे हम जम्मू के बारे में उनको वो उनकी सोच ठीक करें, इसके बारे में तभी हो सकता है अगर एक तो पॉलिटिकली, दूसरा सोशली, तीसरा यूथ फोरम्स, ये पढ़े भी, नॉलेज गेन करें, मीडिया में शेयर करें, लिखें और फिर गवर्नमेंट को एट वेरियस लेवल्स बताएं कि ये हमारे प्रॉब्लम है। दिस इज ए लॉन्ग टास्क बट इट हैज टू बी डन एट ऑल लेवल्स। थोड़ा महसूस तो भी कर रहे हैं, लेकिन इतने जोर से नहीं, या इस तरह से इतनी शिद्दत से इकट्ठे नहीं हुए हैं कहीं भी। मैंने नहीं देखा कहीं भी कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं इतने मैंने देखी। कोई ज्यादा से ज्यादा वो थोड़ा सा पुतला फूंक देते हैं या 2-4 हाय हाय कर देते हैं, और दैट इज नॉट एनफ। देयर गोल्स आर नॉट क्लियर, दे आर एज यू सेड रिएक्शनरी है। कोई बात होती है तो हम उसको जवाब ढूंढते हैं, ओरिजिनल नहीं है हम। मैंने आपको ओरिजिनल बातें 3-4 बताई हैं कि हम पहले अपने बारे में जाने, जान के उनको लिखें, हर घर घर पहुंचाएं, बताएं कि हमारे साथ ये बेइंसाफी हो रही है। किताबों में भी लिखें, मीडिया में भी जाए, सेंटर तक जाए, फिर पॉलिटिशियन भी मजबूर हो जाएंगे सुनने को कि ये हमारे बच्चे ठीक कह रहे हैं, यूथ ठीक कह रही है कि ये चीजें ना नौकरी है इनको, ना इनकी किताबों में इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, ना इनके प्रॉब्लम डिस्कस हो रहे हैं, ना इनकी फंडिंग है। अब टूरिज्म देखो क्या बुरी हालत है हमारी, मुबारक मंडी देखो हमारी, हमारा आर्काइव्स है, उस आर्काइव्स में मेरी रेजिमेंट के, मैं सीनियर मोस्ट जनरल, ओनली एक जनरल था मैं इन स्टेट फोर्सेस का, हमारे हरि सिंह का। मैं अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ। उसमें चित्राल के वो और त्रिशूल के सारे नक्शे पड़े हुए हैं और सारी ट्रीटीज पड़ी हुई हैं, और वो 20 साल से हम लगे हैं, वो खत्म हो गए हैं। अभी उसमें से 2-4 हजार फाइल तो वो बिल्कुल रेत बन गई है। मैंने आर्मी कमांडर साहब को रिक्वेस्ट की है कि मेरी रेजिमेंट की फाइलें हैं उसमें, त्रिशूल का जो सारा ट्रीटी ओरिजिनल भी शायद उसमें होगा, पता ही नहीं किसी को। जब भी हम जाते हैं वो कहते हैं जी नीचे पड़ा है, वो सांप आ गए हैं, अभी तो ये बस्ते बंद हो गए हैं, उनको कैसे पहुंचाए। हम ये नहीं करवा पाए आज तक 20 साल में, अपने आर्काइव्स को नहीं संभाल पाए। और आर्काइव सारे हमारे जम्मू के ही हैं वो, और वो इंडिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आज जो शूल एग्रीमेंट है वही तो कोट कर रहे हैं हम आज एक्साइज चेन के लिए। वो किसकी है? हमारा विरसा है, हमारी आर्मी का है। मैंने ये भी रिक्वेस्ट की कि उनको आर्मी वाले ही शिफ्ट करके चाहे वार मेमोरियल सतवारी में रखवा लो, एक मकान बना के संभले रहेंगे, आर्मी के पास बचे रहेंगे। लेकिन वो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो हमारी फोर्स तो नहीं है, ताकत नहीं है हमारे पास। कश्मीर में होगी तो वो कुछ कर लेंगे, पर जम्मू में नहीं कर पाएंगे। हमारा म्यूजियम भी खत्म हो गया, मुबारक मंडी भी खत्म हो गई, क्या रहा हमारे पास? क्योंकि सरकार कश्मीरी डोमिनेटेड थी, उनको जम्मू में इंटरेस्ट नहीं था। अगर वो सरकार अलहदा हो जाए, हमारी जम्मू सरकार अलहदा हो जाए, तो फिर इनको हम भी पकड़ेंगे, फिक्र होगा कि ये हमारा अपना है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे। तो इस वास्ते मैं समझता हूँ कि बीमारी का इलाज यही लगता है कि हम अपनी स्टेट जम्मू की मिले, और सब हम जम्मू के लोग इकट्ठे हो जाएं, और वाकई अच्छे लोग मिल जाए, तो ये सारी कमियां कोई बड़ी देर नहीं लगती है। अच्छे लोग हैं हमारे, जो लोग मेहनती हैं, ईमानदार भी थे। अब थोड़ा सा मिल मिला के खराब भी हो गए हैं, पर ईमानदार थे, मेहनती थे, काम करने वाले थे, लेकिन हम एक्सप्लॉइट हो गए।
तो अभी यही मुझे लगता है अपने अच्छे, ये अभी सोच, एक मेरे ख्याल में एक इसी तरह का और एक सेमिनार करना पड़ेगा, यही के एक ही मुद्दा कि व्हाट आर दी प्रैक्टिकल सजेशंस, आप बताओ कैसे हम जम्मू को अपनी वो 100 साल पहले वाला दर्जा वापस दे सकते। जी जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट आप एक सजेशन देके जा रहे हैं कि इस तरह का एक फोरम बैठा के या कुछ सेमिनार करके हमको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा इन इश्यूज पे, और अच्छे से अपनी डिमांड्स को आर्टिकुलेट भी करना पड़ेगा। हम जनरली सोशल मीडिया, मेरा ये पेट पीव है कि हम गालियां देना शुरू कर देते हैं और फिर हमसे कोई बात करने नहीं आता। तो वी हैव टू गेट ऑन टू द नेगोशिएटिंग टेबल, और हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि नेगोशिएटिंग टेबल तो दूर है, हमको उस रूम में भी कोई इन्वाइट नहीं करता, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स प्रॉपर्ली। और सर, बिफोर वी गो, अंश चौधरी का एक कमेंट था कि आपको जाने ना दिया जाए जब तक आपसे कमिटमेंट नहीं ली जाए कि ऑटोबायोग्राफी आपकी जरूर आएगी। वी मस्ट get a chance to read your autobiography because that will be the most valuable treasure for us. तो कब आ रही है आपकी ऑटोबायोग्राफी? कोशिश तो करूंगा, काम इधर उधर बहुत हो जाता है, कोशिश करता हूँ मैं। इनफैक्ट एक किताब में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पर कोई किताब नहीं है, वो लिख रहा हूँ, वो मैंने काफी लिख भी दी है। पहले मेरी प्रायोरिटी वो है, फिर दूसरी प्रायोरिटी बाद में देखा जाएगा। वो तो कोई आप भी लिख सकते हो बाद में। सर, पता हम तो नहीं लिखेंगे, तो। बट आपके मुंह से आपकी कहानी, दैट इज गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर अस, बट कीप दैट इन माइंड। आपने वो टिपिकल डोगरा वाली बात की, आप अपनी नहीं कर रहे हैं, पहले आप बाकी सारे कामों में लगे हुए हैं, पर हमें चाहिए आपकी ऑटोबायोग्राफी, तो आप उस पर जरूर लिखें। और आई विल एंड विद दिस। आपको भी बहुत देर रखा हमने, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। मैंने आपको कहीं ज्यादा सवाल इसलिए नहीं किए क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो मुझे और हमारी पूरी टीम को लग रहा था कि दिस वाज, वी आर डॉक्यूमेंटिंग वैल्यूएबल ओरल हिस्ट्री। आपको हमें डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहिए, वी शुड जस्ट लेट यू स्पीक, एंड देयर इज सो मच मोर जो अभी बाकी है बातें करना, तो हम फिर से एक और सेशन करेंगे। एंड प्लीज कीप गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग अस। आपने हमेशा गाइड किया है वॉइस ऑफ डोगरास को, आप हमें डांटिए भी, हमें बताइए भी, हमें डायरेक्शन देते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, यू आर डूइंग रियली ग्रेट वर्क। ये पहले कहीं 15 साल हुआ होता तो शायद आज इस हालत में नहीं पहुंचते। अभी देखो शेख अब्दुल्ला ने एक लाइब्रेरी से कहाँ काम शुरू किया था, कहाँ पहुंचा। तो यहाँ कौन है, शेख अब्दुल्ला एक पैदा करना पड़ेगा ना हमें भी। तो वो नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। भीम सिंह को मैंने बोला था, भीम सिंह भी बात करी 1 घंटा परसों चौथ, वो कुछ और ही बोल रहे हैं। अभी वो कहते हैं अभी वो हो जाएगा। मैंने कहा रियासत मांगो, वो नहीं, वो गड़बड़ हो जाती है। एक तो आते नहीं है, लाइन पर नहीं आते हैं वो थोड़ा। मगर अगर हम शायद बैठे डिस्कस करें तो जरूर। आफ्टर ऑल कोई दिन हमारे आने, अच्छे दिन कब आएंगे, बहुत देर हो गई हमें। मैंने तो 73 साल देखते हो गए, 73 साल से बुरी हालत में चल रहे हैं हम। कोई दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैंने काफी दुनिया देखी है, बाहर भी देखा है, 35-36 साल रिटायर होके एमएलसी भी रहा, पॉलिटिक्स भी देखी 10 साल मैंने, 12। बहुत गंदी पॉलिटिक्स, बहुत गलत काम देखे, बहुत स्कैम्स देखी, सब मैंने वही देखे। वो या तो वो वो पैसे लेके, राथर का बेटा था वही ले गया 170 करोड़ बैंक से। ये देखा, अभी कोऑपरेटिव का एक बैंक है, पता नहीं कितने 200 करोड़ रुपया और गुम पड़ा हुआ है। तो सब है, मोस्टली कश्मीर सेंट्रिक है, जम्मू में कोई इतना बड़ा ऐसा नहीं हुआ। पर हम, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है, हमारा कोई काम नहीं होता है, आज भी नहीं होता है। किसके पास जाए। और एक और बात, जी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं या दूसरे, या हम कभी बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल्स को जम्मू के, कोई कसूर नहीं हमने किया, कोई किसी को बुलाया नहीं, कोई यहाँ हमला नहीं करवाया, किसी के गलत काम नहीं करवाया, फिर भी कोई नहीं पूछता, कोई डिस्कशन नहीं होती। आप फिर भी लंदन से बात कर रहे हो। जम्मू में मैंने नहीं देखा कि हमारे जम्मू के भले के लिए भी कोई उस लेवल में बात हो, तो बुद्धिजीवियों को बुला के, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही बैठे हमारे साथ 2 घंटे, कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या आपका
तजुर्बा क्या कहता है, क्या होना चाहिए, कोई एक बात नहीं हुई, मैंने नहीं देखी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई वो थिंक टैंक इंटेलेक्चुअल का कुछ नहीं है जम्मू में। कश्मीर में वो खुद कर लेते हैं, यहाँ कुछ जम्मू में वो भी नहीं है। ये कैसे करें हम, ये भी सोच रहे हैं। जी जी, ये हमारी सोसाइटी को भी सोचना होगा, क्योंकि आपने बहुत सही कहा। ये मैं काफी दिनों से फील मैं कर रही थी कि जो जम्मू का बुद्धिजीवी है उसकी समाज में सबसे कम कीमत है। हमारे लोग भी उसकी वो कीमत नहीं देते हैं। वो उसको सोचते हैं कि कोई नया पॉलिटिशियन आ गया है या कोई कुछ और मतलब से कर रहा होगा। तो हमारे बुद्धिजीवियों को हमने ही शायद वो रिस्पेक्ट नहीं दी, और इसलिए दूसरों से हम क्या उम्मीद करेंगे। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। सो आई थिंक वील एंड विद दिस सर। थैंक यू यस, सो मच वेरी एक गुड। बार फिर से पूरी टीम वॉइस ऑफ प्रोग्रेस की तरफ से नमस्ते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेल डन, वेरी वेल।